हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो चैनल के सभी इंपॉर्टेंट वीडियो से सबसे ऊपर है। कारण बता देता हूँ। आज आपको काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा कि व्हाट इज काउंसलिंग, कैसे की जाती है, कैसे कुछ लोग काउंसलिंग में अनफेयर एडवांटेज लेते हैं, सीट ब्लॉकिंग क्या होती है। ठीक है, नॉर्मल रूल्स तो आपको समझाई जाएंगे, सारी चीजें तो समझाई ही जाएंगी, साथ में वो भी समझाया जाएगा जो आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, सब कुछ ए टू जेड। यदि आपको प्रो बनना है काउंसलिंग में, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा सेशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पीपल विल नॉट ऑफर यू इन द पेड काउंसलिंग प्रोग्राम्स एज वेल। ठीक है, दिस मच लेवल ऑफ रिसर्च वी हैव। सो हम आपको आज बहुत अच्छे सेशन में सारी चीजें समझाने वाले हैं। आपको सेशन कंप्लीटली देखना है, चाहे आपने पहले कभी काउंसलिंग की है या नहीं की है। बट इंपॉर्टेंट है ये सभी के लिए जानना कि क्या चीजें होती हैं, कैसे चीजों को परफॉर्म करा जाता है, डिसीजन मेकिंग कैसे ली जाती है, कैसे आपको अपनी स्टेट और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग को पैरेलली मैनेज करना होता है रूल्स को ध्यान में रख करके, और क्या क्या संभावनाएं हैं चेंजेस आने की। ठीक है, तो सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे आपको केस स्टडी, बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए जाएंगे आज। उनसे आपकी कंडीशन को मैच कराया जाएगा। हमें भी पता है कि किस तरीके के केसेस बन सकते हैं, कहाँ पे आप फंसते हो, सारी चीजों के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो जिसको कुछ भी नहीं पता है काउंसलिंग के बारे में, उसको भी सब कुछ पता चल जाएगा, और जिसको थोड़ा बहुत पता है उसकी पूरी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा दावा है आपसे कि यदि आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखते हैं तो उसके बाद जो आपके डाउट है ना, मतलब कमेंट सेक्शन में डाउट भी लिखने लायक नहीं बचेगा आपके। ठीक है, सो प्रोसीड करते हैं। काउंसलिंग क्या चीज है, कहाँ होती है, कैसे होती है, सब कुछ आपको डिटेल में कंप्लीट तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है इंडिया में, वो होती है mcc.nic.in पे। ये क्या है? मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ठीक है, इनकी वेबसाइट है mcc.nic.in। देखो, दो जगह की काउंसलिंग होती है, एक ऑल इंडिया काउंसलिंग और एक स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, तो आज हम एमसीसी की जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है उसके सभी नियमों को, प्रोसेस को, रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी कब फॉरफिट होती है, नहीं होती, बचानी कैसे है, क्या करना है, वो सारी चीजों के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। और कौन कौन से बच्चों को एमसीसी की काउंसलिंग करनी जरूरी होती है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी काउंसलिंग को अप्रोच करते हैं, सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग एज वेल एज योर स्टेट कोटा काउंसलिंग। तो दोनों को आपको पैरेलल कैसे मैनेज करना है वो भी बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आएगा नीट का रिजल्ट। नीट के रिजल्ट के बाद एमसीसी की इस तरीके की सुंदर सी वेबसाइट आपको दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे यूजी मेडिकल नाम का पोर्टल होता है। जैसे ही आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यूजी मेडिकल वाले पोर्टल पे, क्योंकि एमसीसी पीजी की भी काउंसलिंग कराती है, एमडीएस की भी काउंसलिंग कराती है, और सुपर स्पेशलिटी नीट एसएस के बाद जो सुपर स्पेशलिटी डीएम कोर्सेज होते हैं उनकी भी काउंसलिंग एमसीसी कराती है। ठीक है, सो यूजी मेडिकल वाले पोर्टल पे आपके काम का पोर्टल है, यहां पर आपको आना है। इस तरीके की वेबसाइट का आपको लुक रहेगा। ठीक है, तो ये थी mcc.nic.in पे आपकी क्या होनी है, काउंसलिंग होनी है। ठीक है, अब कौन कौन से बच्चे एमसीसी की काउंसलिंग में बैठेंगे जरा ये जान लेते हैं। नेक्स्ट, कि हु नीड्स टू डू एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग, कि किस किस को एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले वो बच्चे जो 15% ऑल इंडिया कोटा से किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। देश के जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूं। देश में दो कोटाज हैं, 15% ऑल इंडिया कोटा एंड 85% स्टेट कोटा। ठीक है, अगर राजस्थान है, फॉर एग्जांपल राजस्थान जीएमसी गंगानगर, कौन सा? जीएमसी गंगानगर। ठीक है, गंगानगर। ठीक है, इसमें यदि 100 सीटें हैं तो इन 100 सीटों में से 15 सीटें ऑल इंडिया कोटा एंड 85 सीटें जो रहेंगी वो स्टेट कोटे की रहेंगी। इन 15 सीटों के लिए जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो देश के हर कैंडिडेट के लिए रहेगी। मतलब ये जो 15 सीटें हैं ये ओपन फॉर ऑल है। हाँ, वो बात अलग है, इसमें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन अलग अलग होगा। ठीक है, सो जितने भी बच्चे, मतलब आपको देश के किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाना है अपने स्टेट के अलावा, या अपने स्टेट के या किसी दूसरे स्टेट के सरकारी मेडिकल कॉलेज में यदि आपको दाखिला लेना है तो आपको ये वाली एमसीसी की काउंसलिंग करनी है। ठीक है, सो एमसीसी तो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स की जो काउंसलिंग हो रही है वो एमसीसी पे हो रही है। सेकंड, 100% एम्स की सीटें एंड 100% जिपमर की सीटों की काउंसलिंग भी एमसीसी पे हो रही है। अब जिपमर में ना दो तरह की सीट है, एक तो पौंडीचेरी वाले बच्चों के लिए इंटरनल कोटा होता है, 50% सीट उन्हीं के लिए रिजर्व रहती है, और 50% सीट हम लोगों के लिए ओपन होती है। ठीक है, ऑल इंडिया ओपन सीट्स होती है। ठीक है, तो उसके लिए भी काउंसलिंग कहाँ करनी है? एमसीसी की वेबसाइट पे करनी है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितनी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की 100% सीटों की काउंसलिंग कौन कराता है? एमसीसी कराता है। अब इसमें दो तरीके के विभाजन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 कॉलेजेस आते हैं, कौन कौन से? एमएएमसी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, यूसीएमएस मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूसीएमएस मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, एंड एलएचएमसी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इनमें दो तरीके की सीटें हैं, कौन कौन सी? एक 15% ऑल इंडिया कोटा सीट जो कि सभी बच्चों के लिए ओपन है, और 85% जो स्टेट कोटा, जिन बच्चों ने 11-12 दिल्ली से करी है वो इन 85% एलएचएमसी, यूसीएमएस और एमसी की सीटों के लिए एलिजिबल है। अब क्योंकि ये 3 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की 15% सीट की काउंसलिंग भी एमसीसी कराएगा, और 85% सीट की काउंसलिंग भी एमसीसी ही कराता है। ठीक है, एएमयू बीएचयू की 100% सीटें ओपन होती है ऑल इंडिया। इस पे देश का कोई भी बच्चा जाकर के मेरिट के आधार पे एडमिशन ले सकता है। एएमयू में इंटरनल कोटा होता है, एएमयू में एनआरआई कोटा भी होता है। ठीक है, एएमयू के अंदर एनआरआई कोटा भी होता है, बट एक चीज ध्यान रखेंगे कि 40,000 रैंक तक ही सिलेक्शन एएमयू के एनआरआई सीट पे होता है, तो एएमयू के अंदर एनआरआई कोटा होता है, एएमयू का इंटरनल कोटा होता है।
ठीक है। एएमयू के इंटरनल कोटे की एलिजिबिलिटी मैं जब एमसीसी का ब्रोशर आएगा उस टाइम पे आपको बता दूंगा, और एएमयू की जो बाकी बची हुई 50% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया ओपन होती है, यानी कि आपके और हमारे लिए, ठीक है। सो ये चीज है। ईएसआईसी कोटा, ठीक है, जो इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कमीशन है, जिसका रजिस्ट्रेशन आईपी वार्ड का सर्टिफिकेट जो है, टेलीग्राम पे हमने सारी चीजें डाल दी हैं। जो बच्चे ईएसआईसी, जिनके पिताजी ईएसआईसी कार्ड होल्डर्स हैं, उनको आईपी वार्ड का, इंश्योर्ड पर्सन वार्ड का सर्टिफिकेट इशू हो रहा है ईएसआईसी की वेबसाइट पे। वहां जाकर के आप आईपी वार्ड का सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हैं और ईएसआईसी कोटे का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। सो ईएसआईसी कोटा की भी काउंसलिंग कहाँ होनी है? एमसीसी पे होनी है। एएफएमसी, देखिए एएफएमसी पे हमने डेडिकेटेड वीडियो कल रात को डाल दिया है। एएफएमसी का खाली रजिस्ट्रेशन पार्ट, यानी कि आपको सिर्फ पोर्टल पे यस और नो करना है, बाकी सारा काम एएफएमसी की वेबसाइट पे होता है। एएफएमसी से रिलेटेड सारी डिटेल एक डेडिकेटेड वीडियो में रात को डाल दी है, जिसे एएफएमसी के बारे में जानना है, कैसे क्या चीजें होती हैं, वो एएफएमसी की डेडिकेटेड वीडियो देख सकता है, ठीक है। तो सिर्फ एमसीसी की काउंसलिंग में, एमसीसी के पोर्टल में सिर्फ आपको एएफएमसी, वहां पे कोटा सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, वहां पे आपको बस एएफएमसी में यस क्लिक करना होता है और कुछ भी नहीं। उसके बाद सारी चीजें एएफएमसी खुद करता है, ठीक है। आईपी यूनिवर्सिटी के जो दो कॉलेजेस हैं, कौन कौन से? वीएमएमसी एंड आरएमएल। इन दो कॉलेजेस की काउंसलिंग जो है 15% सीट्स के लिए भी और 85% सीट्स के लिए भी एमसीसी ही कराता है, ठीक है, एमसीसी ही कराता है। बीएसए और एनडीएमसी, बीएसए और एनडीएमसी ये भी दोनों आईपी यूनिवर्सिटी के ही कॉलेज हैं, बट इनकी 15% की काउंसलिंग तो कौन करा रहा है? एमसीसी करा रहा है। बट 85% की काउंसलिंग कौन करा रहा है? आईपीयू करा रहा है। तो उन्होंने उसके लिए आपने आईपीयू के लिए रजिस्ट्रेशन करके रखा है ऑलरेडी। तो ये बेसिक बेसिक बातें आप सभी जानते हो। दिल्ली की 15% सीटें एंड 85% इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट्स के लिए। अच्छा, डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीटों की काउंसलिंग कौन करा रहा है? एमसीसी। यदि किसी को केएमसी मणिपाल जाना है, केएमसी मैंगलोर जाना है, जेएसएस मैसूर जाना है, जेएलएन बेलगावी जाना है, एंड सो ऑन, हमदर्द जाना है, सिम्बायोसिस जाना है, 57 ऐसी देश में डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। इसकी एक काम करेंगे, देखो जिसको नहीं पता ये कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी 57 है, क्योंकि हर स्टेट के अंदर कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी होती है, उनसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे एक पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देंगे, जैसे ये सेशन जो क्या होगा अपलोड होगा यूट्यूब पे। वहां पे हमने 3 कैटेगरी में कॉलेजेस को डिवीजन दे दिया है, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड डीम्ड, ठीक है। गवर्नमेंट की 15% के लिए तो आपको बता दिया एमसीसी काउंसलिंग कराएगी, और 85% के लिए रिस्पेक्टिव स्टेट। प्राइवेट के लिए स्टेट की काउंसलिंग करनी है, डीम्ड के लिए आपको क्या करना है? डीम्ड के लिए आपको एमसीसी की काउंसलिंग करनी है। तो हमने वहां पे गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड 3 तरीके से कॉलेजेस को, पूरे 779 जो कॉलेजेस हैं देश के अंदर, सबको सेग्रीगेट करके आपको पीडीएफ उपलब्ध हम टेलीग्राम पे करा देंगे। तो जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करके रखा है कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी देश में है। जो भी डीम्ड के कॉलम में कॉलेज दिखाई देगा, उसकी 100% सीटों की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी ने करानी है, ठीक है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग की जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उसकी भी काउंसलिंग एमसीसी पे होनी है, बीडीएस की काउंसलिंग भी एमसीसी पे होनी है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ एमसीसी काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। अभी तक ये समझ में आया कि काउंसलिंग एमसीसी की करनी किसको। अब इस काउंसलिंग के प्रोसेस में होगा क्या, सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या है। देखिए सबसे पहले आपका आएगा नीट का रिजल्ट, ठीक है। नीट का रिजल्ट आएगा, नीट रिजल्ट आएगा, उसके बाद कुछ इवेंट्स होंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला इवेंट जो काउंसलिंग से रिलेटेड होता है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होता है। जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनका वेरिफिकेशन होता है, उनका एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, अलग अलग नोडल सेंटर्स आते हैं उनका वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। तो सबसे पहला इवेंट काउंसलिंग में वो है। उसके बाद काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज कर दिया जाता है, और उसके बाद शेड्यूल रिलीज करने के बाद प्रोसेस ये है। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले एमसीसी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो में आपको समझाया जाएगा, पूरा डेमो दिया जाएगा कि कैसे एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं अपन, स्टेप समझ लीजिए। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी फीस एंड रजिस्ट्रेशन फीस आपसे ली जाती है, कितनी ली जाती है अभी बताई जाएगी। फिर उसके बाद सीट मैट्रिक्स रिलीज करता है एमसीसी में कि कितनी किस कॉलेज में किस कैटेगरी कितनी सीट, अभी आपको सैंपल भी दिखाया जाएगा सारी चीजों का। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग मतलब देश में जितने भी आपको ऑप्शंस हैं जिसकी काउंसलिंग एमसीसी करा रहा है, तो आपको प्रायोरिटी के आधार पे, अपनी प्रायोरिटी के आधार पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम जचाते चले जाना है। कोई भी ऐसा कॉलेज आपको ऊपर नहीं डालना होता है जो बहुत खराब है क्वालिटी में, क्योंकि एल्गोरिथम रैंक के आधार पे चलता है। सबसे पहले रैंक को प्रायोरिटी देकर के चलता है। सबसे पहले रैंक 1 के पास आएगा, रैंक 1 के पास आने के बाद सबसे पहले उससे पूछेगा भाई तुझे क्या चाहिए, वो बोलेगा सबसे पहले मुझे एम्स दिल्ली चाहिए, फिर सेकंड नंबर पे वो बोलेगा मुझे मेमसी चाहिए, फिर मुझे वीएमएमसी चाहिए। इस तरीके से कॉलेज जचाता चला जाएगा अपनी प्रायोरिटी के आधार पे, ठीक है। तो यदि एम्स दिल्ली में सीट खाली होगी तो उसे अलॉट कर दी जाएगी, यदि नहीं खाली होगी तो उसकी नेक्स्ट चॉइस पे मूव कर जाएगा। यदि किसी में खाली नहीं है तो मान लीजिए लास्ट चॉइस पे आया, इसने जो लास्ट चॉइस डाल रखी थी वो एलएचएमसी की डाल रखी थी, ठीक है। लास्ट चॉइस पे आया, पता चला यहाँ भी सीट खाली नहीं है, तो ये बच्चा नॉन अलॉटेड रह जाएगा, एल्गोरिथम नेक्स्ट रैंक पे मूव कर जाएगा। यदि ऊपर नंबर 1 से चालू करेगा और नीचे तक देखता हुआ आएगा, जहां पे सबसे पहले सीट खाली मिल गई, मान लीजिए एम्स दिल्ली में खाली नहीं है बट मौलाना आजाद में सीट खाली है, तो उसकी कैटेगरी में तो ये वाली सीट अलॉट करके नेक्स्ट रैंक पे मूव कर जाएगा। नीचे जो चॉइसेस डाली रहेंगी वो उसका कोई काम नहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट रैंक पे मूव कर जाएगा, फिर नेक्स्ट रैंक पे, एंड सो ऑन रैंक वाइज अलॉटमेंट करता चला जाएगा। तो चॉइस फिलिंग
काउंसलिंग एक पूरा एक क्रिटिकल पार्ट है जहां पर आपको चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है, एक प्रेफरेंस सेट करनी होती है, कैसे चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाना है, इस पे हम डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आएंगे। सारे फैक्टर्स को कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे लिस्ट बनाते हैं, वो सारी चीजें हम आपको यूट्यूब पर बताएंगे। बट हाँ, कुछ बच्चे जो हमारे पेड बैच में, उनका ये वाला काम हम खुद करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग होती है, चॉइस लॉकिंग के बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है काउंसलिंग में पर्टिकुलर राउंड का। फिर उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाना होता है इंस्टीट्यूट के अंदर। जिस दिन रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट के अंदर आपको क्या इशू हो जाता है, अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है आपको, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कितने डॉक्यूमेंट्स कहाँ लगेंगे, कैसे कहाँ जाके बनवाना है, वैलिडिटी क्या होती है। तो डॉक्यूमेंट्स पे देखिए, इस चैनल पे ना सीरीज ऑफ इवेंट होगा। अब हम चैनल का भी आपको बता देते हैं। पूरी काउंसलिंग बहुत डिटेल में समझाई जाएगी, बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट समझाए जाएंगे आपको काउंसलिंग के, ठीक है। सो सीरीज चलेगी पूरी। आज हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं। प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, दूसरा डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, तीसरा चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। तो वो एक पूरा विस्तार का डिस्कशन है अलग अलग सेगमेंट में। आज आपको काउंसलिंग के नियम समझा रहा हूँ कि काउंसलिंग होती क्या है, क्या करना है, एक रोड मैप तैयार कर रहा हूँ मैं आपका। सीट ब्लॉकिंग क्या होती है, अनफेयर एडवांटेज कैसे मिल जाता है कुछ बच्चों को। यदि ये जानकारी आपको नहीं होगी तो आपके साथ भी गलत होगा फिर आगे जाके, ठीक है। सो वीडियो पूरी देखिएगा। अच्छा, उसके बाद फिजिकल, जब आप अलॉटमेंट लेटर आपको, तब रिजल्ट वाले दिन जब आपको अलॉटमेंट लेटर इशू होता है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट आप ले जा करके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जा करके अलॉटमेंट लेटर के साथ, जो जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो डॉक्यूमेंट्स ले जा करके आपको कॉलेज में जा करके फिजिकली रिपोर्टिंग करनी होती है, कॉलेज की फीस सबमिट करनी होती है। अब वो फीस डीडी के माध्यम से भी ली जाती है, चेक के माध्यम से भी ली जाती है, ऑनलाइन भी ट्रांसफर करवाई जाती है। तो डिपेंड करता है आपको कॉलेज कौन सा मिल रहा है, ठीक है। आप वो कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करते हो और वो एक राउंड की काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आगे आप उसको फ्री एग्जिट भी कर सकते हो, अपग्रेड भी कर सकते हो, तो आगे रूल्स में आगे लेटर हाफ में वीडियो के समझाया जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये 7 टोटल स्टेप्स होते हैं काउंसलिंग में। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें, आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 1000 रुपए देने हैं, और ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग खाली कर रहे हो, यानी कि 15% ऑल इंडिया कोटा एंड ओपन सीट कोटा। एंड व्हाट इज दिस ओपन सीट कोटा, ठीक है, ओपन सीट कोटा, ओपन सीट कोटा, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, बाद में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको ना कोटा सेलेक्ट करने के, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं ना, तो आपको कोटा सेलेक्ट करने के ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहले जितने बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए जाना चाह रहे हैं, तो एआईक्यू सेलेक्ट करेंगे, ऑल इंडिया कोटा सेलेक्ट करेंगे। इसमें कौन कौन से कॉलेजेस आ जाएंगे, इस कोटा को सेलेक्ट करते हैं, देश में जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी जो 15% सीट है, उनके ऑप्शन आपको मिलेंगे। ओपन सीट कोटा में क्या है, ओपन सीट कोटा में एम्स आ जाएगा आपका, जिपमर आ जाएगा, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, बीएचयू, एएमयू एंड जिपमर, बीएचयू, एएमयू एंड जिपमर, ठीक है, बीएचयू, एएमयू एंड जिपमर, ठीक है। तो अमूमन मैक्सिमम कैंडिडेट जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हैं, वो दो कोटास को सेलेक्ट करके चलते हैं। तो इसकी काउंसलिंग के लिए आपको 1000 रुपए तो लगेंगे, नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस। एंड अगर आपकी ओबीसी, एसटी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है आप, तो 500 रुपए लगेंगे। और सिक्योरिटी डिपॉजिट फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही आपसे डिपॉजिट करा लिया जाएगा 10,000 रुपए का, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, और 5,000 रुपए लिया जाएगा अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से। तो टोटल जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना पैसा देना है, 11,000 रुपए देना है टोटल, ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको कितना देना है, 5500 रुपए देना है, अगर वो खाली गवर्नमेंट की कॉलेज की काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं। बट यदि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, डीम्ड के भी ऑप्शन रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 5,000 रुपए तो रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, नॉन रिफंडेबल रहेगी, और 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी, और इसमें कोई कैटेगरी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। जो भी बच्चे डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस डालना चाहेंगे, उन्हें 2 लाख रुपए सिक्योरिटी और 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो ये 2 लाख सिक्योरिटी आपकी वापस आ जाती है। बट अभी काउंसलिंग के नियम में आपको समझाऊंगा, कौन सा नियम ब्रीच करने पर आपकी सिक्योरिटी लॉस हो जाएगी, वो भी आपको डिटेल में समझ में आएगा। जिसने ये कंप्लीट सेशन देखा, मेरा दावा है काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट नहीं रह जाएगा मन में एक भी, ठीक है। सारे एस्पेक्ट से दूर की सोच रखते हुए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, सारी चीज। मेरा धर्म, कुछ लोग आपको ऊपर ऊपर से बता देंगे कि ऐसे ऐसे होता है, नहीं, मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल से लिंक करके चीजें बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। सो अच्छे से एक एक चीज समझ लीजिएगा, कुछ नहीं बचेगा, बिलीव में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। थोड़ा सा इत्मीनान से समझेंगे, 1-1.5 घंटा लगेगा जरूर समझने में, बट दिस विल बी द बेस्ट सेशन ऑन यूट्यूब, आई एम श्योर, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, तो डीम न्यूज, अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर मुझे गवर्नमेंट के भी ऑप्शन रखने हैं और मुझे डीम के भी ऑप्शन रखने हैं, तो आपको हायर वैल्यू देनी है सिर्फ, मतलब आपको 2,05,000 रुपए देने हैं, ठीक है। आपको क्या देना है, 2.05 लाख, मतलब 2,05,000 रुपए आपको देने हैं, ठीक है, टोटल। ये तो आपकी इसमें गवर्नमेंट की भी हो जाएगी और इसमें आपकी प्राइवेट की भी, मतलब डीम्ड की भी हो जाएगी। तो जितने बच्चे गवर्नमेंट और डीम्ड दोनों का ऑप्शन रखना चाहते हैं, उनको हायर वैल्यू देनी है बस, ठीक है। मतलब 5,000 रुपए तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी और 2 लाख रुपए सिक्योरिटी, इसमें आपका गवर्नमेंट के भी ऑप्शन आप डाल पाओगे। बट यदि आप सिर्फ 11,000 रुपए दोगे यूआर कैटेगरी में, तो सिर्फ आप गवर्नमेंट के ऑप्शन ही डाल पाओगे, नीचे डीम्ड के ऑप्शन नहीं ऐड कर पाओगे चॉइस फिलिंग में। यदि आप चाहते हो कि आप डीम्ड के ऑप्शन भी नीचे ऐड करो आफ्टर गवर्नमेंट, तो फिर आपको 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी देना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी कोटा, जैसे एआईक्यू कोटा सेलेक्ट करना होता है, इस तरीके से पोर्टल पे बना होता है। जब मैं रजिस्ट्रेशन का डेमो लाऊंगा उस टाइम में आपको दिखाऊंगा, इस तरीके से पोर्टल पे 4-5 कोटा सेलेक्ट करने होते हैं। यहाँ पे ओपन सीट कोटा लिखा होगा कहीं पे, इधर डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड एंड पेड सीट कोटा लिखा होगा,
यहाँ पे DU IPU कोटा लिखा होगा। देखो DU IPU कोटे की एलिजिबिलिटी कैसे मिलेगी, वहां पे ना एक ऑप्शन सिलेक्ट करने को आता है जब आपसे 11th और 12th के क्रेडेंशियल मांगता है, तो वहां पे पूछता है कि दिल्ली एनसीटी अदर देन जामिया, वो आपसे पूछता है कि आपने 12th क्लास कहाँ से करी है। जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो ना दिल्ली एनसीटी अदर देन जामिया, तो आप इस कोटे के लिए एलिजिबल हो जाते हो कि जो दिल्ली से 11th 12th किए रहेंगे बच्चे, उनको ये कोटा यहाँ पर दिखेगा। और जो बच्चे ESIC कोटा की एलिजिबिलिटी रखेंगे, उनको ESIC कोटा भी यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा, वो भी उनके लिए विजिबल होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें रहेंगी यहाँ पे, ये सब कोटास आपको दिखाई देंगे। अगर जैसे ही आपने डीम्ड में क्लिक कर दिया, तो वैसे ही आपसे जो एंड में पेमेंट मांगी जाएगी वो 2,05,000 रुपए की मांगी जाएगी, ठीक है। 2,05,000 रुपए की पेमेंट आपसे मांगी जाएगी। बट अगर आपने ऑल इंडिया कोटा एंड ओपन सीट कोटा या DU, अगर आप दिल्ली से तो DU कोटा सेलेक्ट किया, तो आपसे 11,000 रुपए मांगे जाएंगे इन केस ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी, एंड इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी वो आपसे 5500 रुपए मांगेंगे, ठीक है। तो इतनी बात मेरी समझ में आ गई आपको डिपॉजिट से रिलेटेड, ठीक है। अब ये डिपॉजिट कब आपका चला जाएगा वो भी समझाऊंगा। अभी एक इंपॉर्टेंट बात समझेंगे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर देखो जो मैंने आपको चीज समझाई ना, इन केस कैंडिडेट हैड टू अप्लाई फॉर बोथ गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल नर्सिंग एंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी शुड द कैंडिडेट पे द फी फॉर बोथ, अलग अलग नहीं देनी है, उन्होंने लिख दिया है नो एज पर द पॉलिसी द कैंडिडेट हैज टू पे ओनली द हायर फी, है ना। जो मैंने आपको समझाया सेम वही बात लिखी है कि आपको हायर वाली फी दे देनी है, आप दोनों चॉइसेस डाल पाओगे। इतनी बात क्लैरिटी से समझ में आई। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि काउंसलिंग होती कैसे है, कैसे स्टेट और ऑल इंडिया काउंसलिंग मैनेज करनी है। अब यहाँ पर देखिए ये है एनएमसी की गाइडलाइन। एनएमसी ना ऑल इंडिया मतलब एमसीसी, एनएमसी ना पिताजी ऐसा समझ लो, एनएमसी इज फादर। एनएमसी गाइडलाइन देता है एमसीसी को। एमसीसी क्या है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो ऑल इंडिया काउंसलिंग करा रही है, सेंट्रलाइज ऑल इंडिया काउंसलिंग करा रही है। और ये यहाँ पर क्या है, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, जैसे यूपी में यूपी नीट, यूपी डीजीएमई आ जाएगा, राजस्थान में राज यूजी नीट हो जाएगा, के कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी हो जाएगी, हरियाणा में DMER हो जाएंगी। तो ये सारी क्या है, स्टेट काउंसलिंग। और बिहार में IAS एसोसिएशन बोर्ड BCEC ही बोर्ड काउंसलिंग कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो स्टेट वाइज अलग अलग काउंसलिंग बोर्ड को एनएमसी गाइडलाइन देता है इस तरीके का शेड्यूल देकर कि भाई सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी, है ना। इस तरीके का जिगजैग पैटर्न बनता है। सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग। देखो टाइमलाइन, अगर मैं टेंटेटिव टाइमलाइन की बात करूं, यदि आपका 14 जून को रिजल्ट आता है, जो कि टेंटेटिव डेट एनटी ने दी है, 14 को नहीं आएगा, मान लीजिए 10 जून को रिजल्ट आ जाता है, पहले ही क्योंकि आ जाता है हर साल, तो 10 जुलाई के आसपास 5 से 10 जुलाई के बीच में आपकी काउंसलिंग एमसीसी की अनाउंस हो जाएगी, ठीक है। एमसीसी अपना पूरा शेड्यूल रिलीज कर देगा। अभी शेड्यूल में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से लिखो। तो सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी। एमसीसी के राउंड 1 से पहले कोई भी स्टेट अपना राउंड कंडक्ट नहीं करा सकता। ये एनएमसी की क्लियर गाइडलाइन है। आप देख सकते हो कि स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज सिर्फ और सिर्फ, आप देख रहे हो कि यहाँ पे 14 तारीख से, ये लास्ट ईयर का मैंने एग्जांपल दिया, 14 तारीख से एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट थी, ठीक है। और स्टेट की काउंसलिंग कब स्टार्ट थी, 31 से 29। हालांकि ये वाली चीज को फॉलो सारे स्टेट नहीं करते हैं। बिहार जैसा स्टेट बहुत लेट कर देता है, कर्नाटक जैसा बहुत जल्दी कर लेता है। तो एनएमसी सिर्फ गाइडलाइन दे सकता है, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है या नहीं करना, ये स्टेट अपनी मनमर्जी करता है, ठीक है। यूपी अगर आप देख लो, राजस्थान देख लो, हरियाणा देख लो, ये लोग टाइमली काउंसलिंग एनएमसी के हिसाब से चलते हैं। बट ऑन द अदर एंड कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, बिहार तो बहुत ही फर्जी है भाई साहब, ठीक है। तो बिहार तो काउंसलिंग जानबूझ करके लेट कराता है ताकि उनके स्टेट के अंदर कट ऑफ लोअर्स रहे। तो मैं बिहार की पूरी गेम आपको समझाऊंगा, जिसकी वजह से सीट ब्लॉकिंग होती है ऑल इंडिया कोटा में, वो भी मैं आपको क्लियर कट समझाऊंगा। बहुत सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल इंडिया का सबसे पहले राउंड 1, उसके बाद स्टेट का राउंड 1। ये चीज है ना सीट ब्लॉकिंग को प्रिवेंट करने के लिए। सीट ब्लॉकिंग क्या होती है, वीडियो के लेटर हाफ में होगा, और वही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया का राउंड 2, फिर स्टेट का राउंड 2, फिर ऑल इंडिया का राउंड 3, फिर स्टेट का राउंड 3, फिर ऑल इंडिया का स्टे एंड फिर स्टेट का स्टे। अमूमन 4 राउंड की काउंसलिंग पहले से तय होती है। यदि खाली बच जाती है सीटें, तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी बाद में कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ क्या रहेगा काउंसलिंग राउंड्स जिगजैग पैटर्न में। उसके बाद आप समझो, देखो ये चीज यहाँ पर समझनी बड़ी जरूरी है। इस तरीके से काउंसलिंग का शेड्यूल आता है एमसीसी का, ठीक है। इसमें क्या क्या स्टेप है आपको ना, देखो यहाँ पर आपको देखो कि 14 से 20 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट करने के लिए, जो आपको रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस का जो पेमेंट है वो करना रहता है। इसी बीच में 15 या 16 तारीख को, जैसे ये 16 से 20 तारीख को, जैसे ये 14 को आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, 14 से 20 तक की डेट दे रखी है, आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो दे रखा है यहाँ पे, लास्ट ईयर का मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, इसी के बीच में जब रजिस्ट्रेशन 1-2 दिन हो चुके रहेंगे, बीच में आ जाएगा सीट मैट्रिक्स। एमसीसी की साइट पे क्या आ जाएगा, सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स आने के बाद क्या, चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप वहां पे चॉइस फिलिंग करोगे, वो सारा डेमो हम आपको देंगे, कोई टेंशन नहीं है उस चीज की। तो फिर ये चॉइस फिलिंग के लिए आपको प्रॉपर पर्याप्त 4 से 5 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद होगी चॉइस की लॉकिंग। एमसीसी में क्या है, यदि आप लॉक करना भूल गए, ठीक है, यदि आप लॉक करना भूल गए, और ये अमूमन जो लास्ट डे ऑफ चॉइस फिलिंग होता है, उसमें शाम को 4 बजे से रात 12 बजे तक का टाइम चॉइस लॉकिंग का दिया जाता है। मतलब आपने जो चॉइसेस डाली, आप श्योर हो ना कि आपको ये चॉइसेस लॉक करनी है, आप 100% श्योर हो। अगर चॉइस लॉक नहीं करते हो तो वो ऑटो लॉक में चला जाएगा। अगर कोई बच्चा चॉइस लॉक करना भूल गया है तो चॉइस ऑटो लॉक हो जाएगी, आपको लॉक नहीं करनी है, ठीक है। ऑटो लॉक की पोजीशन में चली जाती है। अगर आप लॉक करने से फायदा ये है कि आपने लास्ट टाइम देख लिया कि कुछ गड़बड़ तो मैंने नहीं कर दी। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की जगह मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज तो मैंने नहीं डाल दिया कहीं ऊपर, अलॉट हो जाती सीटें। अभी वो भी मैं केस बताऊंगा कि थर्ड राउंड में कुछ इस तरीके की चीज हुई थी लास्ट ईयर, हमने केस को कैसे हैंडल किया था, कहाँ गए थे, तो सब कुछ समझाऊंगा, आप समझना पूरे एक एक चीज, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होता है, इसमें आपका कोई काम नहीं है, फिर रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। काउंसलिंग का रिजल्ट आता है,
रिजल्ट आने के बाद आपको रिपोर्टिंग करने के लिए 6 से 7 दिन का टाइम मिल जाता है, ठीक है। 6 से 7 दिन का आपको टाइम मिलता है उस पर्टिकुलर कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए जो आपको मिला है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से इसके एक हफ्ते के बाद नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है, ठीक है। सो ये चीज है, जैसे आप लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग देख रहे हो 29 अगस्त लास्ट ऑफ ज्वाइनिंग थी, उसके बाद 4 सितंबर से सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। अच्छा, हर राउंड में फ्रेश, अगर कोई किसी बच्चे ने राउंड 1 की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो अपने स्टेट की काउंसलिंग में ही बैठना चाह रहा था, तो वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग में राउंड 2 से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड राउंड में भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एंड इवन स्टे वैकेंसी राउंड में भी आप डायरेक्टली काउंसलिंग में घुस सकते हो, ठीक है। तो हर राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन उपलब्ध रहेगा। रजिस्ट्रेशन आप अगर किसी ने फर्स्ट में नहीं किया तो सेकंड में कर ले, सेकंड में नहीं किया तो थर्ड में कर ले, एंड थर्ड में नहीं किया तो फोर्थ में कर ले, ठीक है। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार हमें ना हमारे स्टेट में मिल जाएगा, जरूरत नहीं है एमसीसी की काउंसलिंग में बैठने की, बट बाद में जब स्टेट में नहीं मिलता तो बच्चे राउंड 2 से डायरेक्टली भी घुसते हैं काउंसलिंग में। कुछ बच्चों को 2 राउंड तक नहीं मिलता तो वो तीसरे से भी घुसते हैं, और कुछ को नहीं मिल रहा होता, जो जिनके वो स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या स्टेट के कॉलेज भरोसे बैठे रहते हैं, तो कई बार स्टे वैकेंसी राउंड में भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऑप्शन ऐड करते हैं बच्चे। कई बार गवर्नमेंट की सीट 3 राउंड की काउंसलिंग तक नहीं मिलती है, ठीक है, ना स्टेट में ना ऑल इंडिया कोटे में। तो बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट राउंड हार तक के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि यार अब डीम्ड का भी ऑप्शन ऐड कर लेते हैं, लास्ट राउंड की काउंसलिंग एडमिशन इसी साल लेना है, तो हाँ आपको ऑप्शन दिया जाता है डीम्ड। यदि आपने फर्स्ट राउंड में डीम्ड का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था तो आपको लास्ट राउंड में डीम्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करने मिलता है, बट आपको वही 2 लाख रुपए सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके का काउंसलिंग का शेड्यूल आता है, इस तरीके की आपकी चीजें दिखाई देती है। और जो सीट मैट्रिक्स की हम बात कर रहे थे, तो हर राउंड के बाद सीट मैट्रिक्स आ जाता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट है, किस कैटेगरी में। जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल के लिए कि यहाँ पे एसएचकेएम जो मेवात मेडिकल कॉलेज है, वो ऑल इंडिया कोटा का, मतलब वो सरकारी कॉलेज है, एमबीबीएस ओपन, बीसी नो का मतलब है ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। ओबीसी में 4 सीटें वेकेंट है राउंड 2 में। इस तरीके से सभी मेडिकल कॉलेजेस का, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग, सभी मेडिकल कॉलेजेस और बीडीएस डेंटल कॉलेजेस या फिर नर्सिंग कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स आ जाता है हर राउंड के कंप्लीट होने के बाद। राउंड 1 की काउंसलिंग से पहले भी आता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट उपलब्ध है, ट्रांसपेरेंटली सारा काम होता है, ठीक है। उसके बाद आपका काउंसलिंग का जो रिजल्ट दिखता है कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा रहता है, यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक लिखी रहती है आपकी, कौन से कोटा से आपका सिलेक्शन हुआ है वो लिखा जाता है, और कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है ये लिखा जाता है। तो ये रैंक वाइज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रैंक के कॉलम में 3000 पेज की, 1000 पेज की, 1200 पेज की पीडीएफ आ जाती है राउंड 1 राउंड 2। राउंड 1 की पीडीएफ में सबसे कम पेज होते हैं, फिर राउंड 2 में पेजेस बढ़ जाते हैं, फिर राउंड 3 में पेजेस और बढ़ जाते हैं, और राउंड 4 में फिर कम हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि राउंड 4 में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स बचती हैं, ठीक है। तो आपको पता चलता है कि इस तरीके से आपका सीट अलॉटमेंट हुआ। फिर ये आपको कोर्स कौन सा मिला, एमबीबीएस मिला है, कौन सी कैटेगरी आपकी है और कौन सी कैटेगरी की सीट मिली है आपको, मतलब अलॉटेड कोटा एंड कैंडिडेट का कोटा, कैंडिडेट की कैटेगरी एंड अलॉटेड कैटेगरी। हो सकता है ये डिफरेंट हो, ठीक है, क्योंकि जो ओपन की सीट होती है वो ओपन फॉर ऑल होती है, यानी कि जो जनरल सीट होती है वो ओपन फॉर ऑल होती है, यानी कि ओबीसी वाले बच्चे को भी ओपन की सीट अलॉट हो सकती है यदि उसकी रैंक अच्छी, जैसा कि आप देख भी रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे रिमार्क लिखा होता है अलॉटेड या नॉन अलॉटेड, रिपोर्टेड नॉन रिपोर्टेड, ठीक है, अपग्रेड किया था कि नहीं किया था, ठीक है। इस तरीके का पूरा रिजल्ट एमसीसी पे आता है। अब आ जाते हैं काउंसलिंग के नियमों पे, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से आपको चीजें समझनी है, ठीक है। अभी तक आपको क्या क्या समझ में आया कि आपने सबसे पहले एमसीसी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया, आपने फी पेमेंट करी, सिक्योरिटी पेमेंट करी, चॉइस फिलिंग करी, चॉइस लॉकिंग करी, और रिजल्ट आया अब आपका। अब रिजल्ट के बाद क्या क्या ऑप्शन आपके पास है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, यहाँ पे बहुत सुंदर जो फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप अच्छे से समझेंगे चीजों को लेकर के कि यदि आपको सीट अलॉट होती है या नहीं होती तो क्या करना है। दो ही पॉसिबिलिटी, या तो आपको सीट अलॉट होगी राउंड 1 में या नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है, इफ नॉट अलॉटेड इन राउंड 1, तो आप डायरेक्टली कहां चले जाओगे, राउंड 2 में। अब जो बच्चे राउंड 2 में आएंगे ना, उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना, उन्हें सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है, फ्रेश चॉइस फिलिंग, जीरो से चॉइस फिलिंग करनी है। जो आपने चॉइस फिलिंग राउंड 1 में करी थी वो वैलिड नहीं रहेगी, अब आपको शुरू से चॉइस फिलिंग करनी है राउंड 2 में, ठीक है। ये चीज है, फ्रेश चॉइस फिलिंग होता है, ये इंपॉर्टेंट है सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए, जबकि कर्नाटक में फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होती है राउंड 2 में, वो मैं समझा चुका हूं, ठीक है। हर स्टेट के नियम अलग अलग हैं, ठीक है, तो हर स्टेट के नियम आपको समझाए जाएंगे। एमसीसी के नियम पहले आप समझ लो, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट में एमसीसी वाले नियम ही फॉलो कर जाते हैं विद सम लिटिल थोड़े बहुत फ्यू चेंजेस के साथ, ठीक है। वो सारी चीज एक्सप्लेन करी जाएगी, चैनल को ठोक के सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट लेवल कंटेंट डिलीवर होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो इफ अब राउंड 1 के रिजल्ट के बाद या तो आपको सीट अलॉट होगी या नहीं होगी, तो यदि आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो ये सबसे सिंपल केस है, आप राउंड 2 में चले गए एंड आप राउंड 2 में फिर चॉइस फिलिंग करेंगे। अगर आपको सीट अलॉट होती है तब क्या करना है, आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं इन राउंड 1, ठीक है। आपको सीट अलॉट हुई, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कुछ भी, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ वो मान लीजिए एनएससीबी नेताजी सुभाष चंद्र बोस एनएससीबी मेडिकल कॉलेज मिला जबलपुर में, ठीक है। एनएससीबी मेडिकल कॉलेज मिला आपको जबलपुर में, ठीक है। आप कहां से बिलोंग करते हो, आप बिलोंग करते हो दिल्ली से, आपको एनएससीबी जबलपुर मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है। और अब आप बोलते हो कि नहीं, आपके पास ऑप्शन क्या है, अलॉट हुआ, अलॉट होने के बाद क्या है कि या तो आप उससे फ्री एग्जिट कर दोगे। फ्री एग्जिट करने का मतलब होता है कि जो रिपोर्टिंग का टाइम दिया जा रहा है उसमें आपने कॉलेज जाके रिपोर्ट किया ही नहीं, ठीक है, आप रिपोर्टिंग करने गए ही नहीं, उस सीट को होल्ड करने आप गए ही नहीं। एक तो ऑप्शन आपके पास ये है, इसको बोलते हैं फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट क्यों बोला, आपको सीट अलॉट हुई और आप रिपोर्टिंग करने नहीं गए, आपकी फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट होता है। फ्री एग्जिट का मतलब है आपकी जो सिक्योरिटी आपने दे रखी है वो फॉरफिट नहीं होगी, आप फ्रीली सीट को छोड़ सकते हो, ठीक है। और क्योंकि
जो बच्चे 10,000 रैंक के बाद होते हैं मैक्सिमम बच्चे फ्री एग्जिट करते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में 10,000 सीटें थी एमसीसी की काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा के अंदर, तो सेकंड राउंड में 6,000 सीटें, लगभग 60% सीटें एज इट इज खाली आ जाती हैं। क्यों खाली आ जाती है? मैक्सिमम बच्चे फ्री एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिलता है वो बहुत ही घटिया कॉलेज मिलता है, एक्सेप्ट अपर रैंक रेंजेस। मैं अपर रैंक रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 से 5,000 रैंक वाले बच्चों को बहुत अच्छा कॉलेज मिलता है। उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें रिपोर्ट करके अपग्रेड करना है। चलो पहले मैं सारे ऑप्शन बताता हूँ, फिर किसको क्या करना चाहिए वो भी बता देंगे। तो आपके पास ऑप्शन होगा फ्री एग्जिट। यदि आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, आपको लग रहा है कि नहीं राउंड 2 में मुझे बेटर कॉलेज मिल जाएगा, तो आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप फ्री एग्जिट करके राउंड 2 में डायरेक्टली जा सकते हो, वहां पे चॉइस फिलिंग होगी। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? आपने रिपोर्टिंग कर दी एंड अपग्रेड कर दिया। मान लीजिए आपको एम्स ऋषिकेश की सीट मिली है। अब एम्स ऋषिकेश की सीट कोई क्यों ही छोड़ेगा, तो बच्चा क्या करेगा? यहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करेगा, ठीक है। एम्स ऋषिकेश की सीट मिली, आपने जाकर के रिपोर्टिंग कर दी, और रिपोर्टिंग करके विलिंगनेस ऑफ अपग्रेडेशन टेस्ट करवाएं कॉलेज से। कोई फॉर्म नहीं भरना होता है, आपने रिपोर्टिंग करी। रिपोर्टिंग में क्या क्या होगा? आपके डॉक्यूमेंट रख लेगा कॉलेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके रख लेगा, और आपसे फीस ले लेगा अपने कॉलेज की, जो भी उनकी रिस्पेक्टिव फीस रहेगी, ठीक है। इसको बोल रहे हैं हम रिपोर्टिंग। बदले में आपको एक एडमिशन लेटर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि यदि आपको सीट अपग्रेड करानी है, तो आपको कॉलेज को बताना पड़ेगा। कॉलेज आपसे पूछेगा कि आप विलिंगनेस में क्या डालना चाहते हैं अपग्रेडेशन की। आप बोलेंगे हमें अपग्रेड करना है, हमें यस करना है। तो उनके इंट्रा एमसीसी जो पोर्टल होता है उसमें वो आपके नेम के आगे यस टिक कर देते हैं कि हाँ ये बच्चा विलिंगनेस में यस करवाना चाहता है या नेक्स्ट राउंड में। तो आपकी इस सीट को वर्चुअल वैकेंट सीट मान लिया जाएगा अभी के लिए। मैं समझाऊंगा आगे। आपने रिपोर्ट करा एंड रिपोर्ट करके अपग्रेड का रास्ता चूज कर लिया, आप रिपोर्टिंग करके आ गए, और रिपोर्टिंग करके आने के बाद आप राउंड में नेक्स्ट फिर से चॉइस फिलिंग की। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है। यहाँ पे एम्स ऋषिकेश आपको मिला। अब अपग्रेड करते टाइम क्या ध्यान रखना है कि आपको केवल वही चॉइसेस डालनी है जो आपकी नजर में एम्स ऋषिकेश से बेहतर है। मान लीजिए आपकी नजर में एम्स ऋषिकेश से बेहतर केवल 3 ही कॉलेज है। मान लीजिए एम्स दिल्ली है आपकी नजर में, वीएमएमसी है एम्स ऋषिकेश से बेहतर, और एमएमसी। इन 3 कॉलेज में आप अपग्रेडेशन चाहते हो, तो आपको केवल ये 3 कॉलेज डाल के छोड़ देने। मतलब जितने भी एक्सवाइजेड जितने भी कॉलेज आपको आपकी नजर में एम्स ऋषिकेश से ऊपर, यानी कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उससे ऊपर वाले कॉलेजेस जो आपकी नजर में है, जहां पे आप अब क्या है ना, क्योंकि यदि सीट अपग्रेड होती है राउंड 2 के अंदर, मान लीजिए एमएमसी मिल जाता है, तो आपका एम्स ऋषिकेश वाली सीट पे कोई क्लेम नहीं रह जाएगा। आपको फिर क्या करना पड़ेगा? एम्स ऋषिकेश की सीट पे जाकर के वापस जाकर के एम्स ऋषिकेश अपने डॉक्यूमेंट वापस लाने पड़ेंगे, अपनी फीस वापस लानी पड़ेगी, और वहां से एमसीसी जनरेटेड एक रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा। रिलीविंग लेटर, ठीक है। रिलीविंग लेटर, जिसकी सीट अपग्रेड हो जाती है उसे रिलीविंग लेटर की जरूरत होती है, जो कि पुराने वाले कॉलेज। तो पुराने वाले कॉलेज में आप वापस जाओगे और नए वाले कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट करोगे, और ध्यान रखिएगा कि 6 दिन का ही टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको यदि 2 चक्कर काटने तो आपके लिए ज्यादा टाइम नहीं, दिन 6 ही मिलेंगे सेकंड राउंड की रिपोर्टिंग करने के लिए भी, ठीक है। तो रिपोर्टिंग का ये अपग्रेडेशन का क्या प्रोसेस है कि आपको नेक्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग में ऊपर की चॉइसेस डालनी है जहां पर आप अपग्रेडेशन चाहते हो, जहां पे आप श्योर हो कि हाँ एम्स ऋषिकेश छोड़ करके ये एम्स ऋषिकेश से ऊपर के कॉलेज हैं। यदि एम्स ऋषिकेश से ऊपर कुछ हमें मिलेगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे। ऐसे में आपकी सीट जो एम्स ऋषिकेश वाली रहेगी वो किसी और बच्चों को मिल जाएगी, क्योंकि आपको एमसी की सीट मिल चुकी होगी। अब आपका एम्स ऋषिकेश की सीट पे कोई क्लेम नहीं है। अब बाद में आप ये नहीं कह सकते नहीं 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 मुझे तो एम्स ऋषिकेश ही चाहिए, वो नहीं होगा पॉसिबल फिर, ठीक है। इसलिए सोच समझ के चॉइस फिलिंग करिएगा, बहुत ध्यान से अपग्रेडेशन की चॉइस फिलिंग करेगा, ठीक है। समझ में आया ये वाला पॉइंट भी? उसके बाद है, एक होता है कि आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड हो। मान लीजिए किसी को एम्स ऋषिकेश ही किसी का ड्रीम कॉलेज था, आप सेटिस्फाइड हो, आपने एडमिशन लिया और आपकी काउंसलिंग यहाँ पे एंड हो गई। तो ये हो गई पॉसिबिलिटी ऑफ राउंड 1। अब क्या है? अब जितने बच्चे, कौन कौन से बच्चे राउंड 2 में जाएंगे? अब यहाँ पर आप देखिए कि हु आर एलिजिबल फॉर राउंड 2 ऑफ अलॉटमेंट। अब कौन कौन से बच्चे राउंड 2 में जाएंगे? सबसे पहले जिनको कोई सीट नहीं मिली थी वो वाले बच्चे जाएंगे राउंड 2 में, जिनको राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली। दूसरा, दूसरे कौन से? रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड सीट एंड हुज फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटेड सीट गॉट कैंसिल। अब क्या है कि कुछ बच्चे ने एडमिशन लेने गए बट उनके कुछ डॉक्यूमेंट ठीक नहीं पाए गए, जिसकी वजह से उनकी सीट कैंसिल कर दी गई। वो बच्चे भी राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे। अब तीसरे कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे? कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड विलिंगनेस में जो अपग्रेड करना चाहते थे वो बच्चे भी कहां आ जाएंगे? राउंड 2 में आ जाएंगे। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट बट नॉट जॉइन, जिन्होंने फ्री एग्जिट कर दिया था, है ना, जिन्होंने, जैसे मैंने एनएससीबी जबलपुर का एग्जांपल दिया, जिसने फ्री एग्जिट कर दिया था। अब किसको फ्री एग्जिट करना चाहिए, किसको अपग्रेड करना चाहिए, ये डिसीजन तो हम लोग आपको लेकर के देते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं डेडिकेटेड सेशन लाऊंगा यूट्यूब पर, जहां पर रैंक वाइज मैं आपको, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया, वहां पे मैं रैंक वाइज आपको समझा दूंगा एग्जांपल से कि यदि आपकी रैंक ये है और आपको ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस मिल रहे हैं तो आपको रिपोर्ट करके अपग्रेड करना बेहतर रहेगा या फिर फ्री एग्जिट करने में फायदा है, ठीक है। क्योंकि जिस बच्चे की रैंक, आप ध्यान से समझिए, जिस बच्चे की रैंक 17,000 आएगी ना राउंड 1 में, और राउंड 1 में उसको कॉलेज तो अलॉट होगा, 100% होगा। इस बच्चे को ऐसा कॉलेज मिलेगा जो इसने नाम भी नहीं सुना होगा कभी भी, ठीक है। रिमसोंगोल फॉर एग्जांपल, रिमसोंगोल आपने सुना भी नहीं होगा, ठीक है। आपने ये नाम सुना भी नहीं होगा, ऐसा कॉलेज अलॉट होता है, क्योंकि सारे ही बच्चे एमसीसी के राउंड 1 में अलॉटमेंट लेते हैं। क्यों? देखिए अब ध्यान से सुनिए, सभी बच्चे एमसीसी में रजिस्टर करते हैं और एक अलॉटमेंट लेते हैं। बाद में क्या होता है, जब एमसीसी का राउंड 1 हो चुका होता है, उसके बाद होती है स्टेट कोटे की काउंसलिंग चालू। अब क्योंकि 85% सीटें स्टेट कोटे में, तो बहुत सारे बच्चे राउंड 1 की काउंसलिंग के बाद यहाँ की सीटों को फ्री एग्जिट करके, यहाँ की सीटों से रिजाइन करके अपने स्टेट के राउंड 1 में चले जाते हैं, वहां पे सीट लेते हैं। बट राउंड 1 की काउंसलिंग में बुरा कॉलेज मिलने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि
कि सभी बच्चे अप्लाई कर देते हैं, जिसको सीट लेनी भी है जिसको नहीं भी लेनी, जस्ट चेक करने के लिए कि मुझे क्या मिल रहा है ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। काउंसलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग सारे ही बच्चे करते हैं, इसकी वजह से एक्सेप्शनली हाई कट ऑफ राउंड 1 में रहता है। सक्सेसिव राउंड्स में जब जैसे जैसे बच्चे अपने स्टेट में सेटल होते जाते हैं, ऑल इंडिया का कट ऑफ गवर्नमेंट के केस में सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करता है, जबकि ये बात डीम्ड के लिए बिल्कुल उल्टी है। वो मैं सारी चीजें समझाऊंगा आपको, ठीक है। ट्रेंड क्या है, आज मेरा मकसद ये है कि मैं आपको प्रोसेस समझाऊं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कैंडिडेट हु हैव रिजाइन्ड इन ऑनलाइन मोड ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम फ्रॉम द अलॉटेड सीट ऑफ फर्स्ट राउंड एट कॉलेज। आप ध्यान से सुनिए, रेजिग्नेशन का क्या चक्कर है। देखिए, जिन बच्चों ने फ्री एग्जिट कर दिया था वो तो एग्जिट कर ही चुके थे, उनको रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। रिजाइन का मतलब उन्हीं कैंडिडेट से होता है जिन्होंने जाकर के रिपोर्टिंग करी थी, ठीक है, जिन्होंने जाकर के रिपोर्टिंग कर दी थी कॉलेज के अंदर और अपने डॉक्यूमेंट्स कॉलेज को दे दी थी और पैसे भी दे दी थी। अब बाद में क्या हुआ, जब स्टेट की काउंसलिंग, जैसे मैंने एम्स आपको ऋषिकेश का एग्जाम्पल दिया था, आपको एम्स ऋषिकेश की सीट मिली थी, आपने वहां जाके क्या कर दिया, रिपोर्टिंग कर दी। बाद में आप यूपी से बिलोंग करते थे, बाद में आपको अपने स्टेट में केजीएमसी की सीट मिल गई, ठीक है, स्टेट के राउंड 1 में आपको केजीएमसी की सीट मिल गई और अब आप एम्स ऋषिकेश छोड़ के केजीएमसी आना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एम्स ऋषिकेश की सीट से रिजाइन करना पड़ेगा। और ये रिजाइन की डेट आती है, स्पेसिफिक डेट्स के अंदर ही आपको रिजाइन करना रहता है। जैसे ही स्टेट के रिजल्ट्स आउट हो जाते हैं, एमसीसी अपना पोर्टल खोल देता है रिजाइन करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है कॉलेज से, आपको अपने डॉक्यूमेंट, अपने पैसे और रेजिग्नेशन लेटर लेकर के केजीएमसी में जाकर के देना रहता है, ठीक है। तो यहां से डॉक्यूमेंट निकलवा के आपको केजीएमसी में देने होते हैं और यहां से एमसीसी जनरेटेड रेजिग्नेशन लेटर आपको जनरेट करवाना होता है, ठीक है। तो रिजाइन देना, रिजाइन की संबंध में क्या चीज समझ में आई आपको, जिन बच्चों ने रिपोर्टिंग करी, जिन्होंने ज्वाइन किया, डॉक्यूमेंट जमा करा देना और फीस जमा करा देना ही हम बोल रहे हैं कि हाँ ज्वाइन किया, फ्री एग्जिट करने को हम ज्वाइन किया वो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने रिपोर्टिंग करी वही तो रिजाइन करेंगे ना। रिजाइन कौन बच्चा करेगा, जिसने ज्वाइन किया होगा कभी, तो जिसने ज्वाइन किया वो रिजाइन करेगा। तो रिजाइन का मतलब कई बार बच्चे गलत ले जाते हैं, सर मैंने तो फ्री एग्जिट किया था, मैं क्या करूं, ठीक है। तो जो बच्चे ज्वाइन करके आए थे, केवल उन बच्चों के संदर्भ में होती है रेजिग्नेशन की डेफिनेशन, ठीक है। तो वो बच्चे भी सेकंड राउंड के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। अब यहां पर आप पढ़िए, कैंडिडेट्स हु हैव रिजाइन्ड इन ऑनलाइन मोड ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम फ्रॉम अलॉटेड सीट ऑफ फर्स्ट राउंड एट कॉलेज, ठीक है। तो जिन्होंने अपने स्टेट में जाने के लिए ऑल इंडिया की सीट से रिजाइन कर दिया था, उन वो बच्चे भी राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। अब फिर से वही सब लूप चलेगा, फिर से राउंड 2 की में चॉइस फिलिंग होगी, फिर से चॉइस लॉक होगी और रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट आने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, बहुत अच्छे फ्लो चार्ट से आपको समझाई गई चीजें। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आई तो आप राउंड 3 में चले गए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, राउंड 3 से चलेगा। अच्छा, एमसीसी की काउंसलिंग में एक रूल याद रखिएगा कि एमसीसी की काउंसलिंग में आप राउंड 1 से राउंड 2 अपग्रेड कर सकते हो और राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेड कर सकते हो, बस ये मैक्सिमम 2 बार अपग्रेडेशन का मौका मिलता है आपको। और राउंड 1 से राउंड 3 भी अपग्रेड कर सकते हो, मान लीजिए आपका राउंड 2 तो आप राउंड 3 में फिर से चॉइस फिलिंग करके कॉलेज की अपग्रेड कराने की कोशिश कर सकते हो। तो कई बार बच्चों का राउंड 2 में तो अपग्रेड नहीं होता, बट राउंड 3 में अपग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो राउंड 1 से राउंड 3 भी जा सकते हो, राउंड 2 से राउंड 3 भी, और राउंड 1 से राउंड 2 भी अपग्रेड कर सकते हो। हाँ, राउंड 3 से स्ट्रे में नहीं कर सकते, वो भी मैं समझाऊंगा कि क्यों नहीं कर सकते, क्या नियम है, ठीक है। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी आफ्टर द राउंड 2 रिजल्ट्स, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप राउंड 3 की काउंसलिंग में पहुंच गए। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तब क्या क्या आपके पास पॉसिबिलिटी है, अब क्या क्या हो सकता है, या तो आपको फ्रेश अलॉटमेंट है, मतलब राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली थी आपको, राउंड 2 में फ्रेशली सीट मिली है, फ्रेश सीट मिली है। फ्रेश सीट मिलने में क्या क्या पॉसिबिलिटी कि आप कॉलेज से सेटिस्फाई हैं और आपको काउंसलिंग एंड करनी है। दूसरा क्या है कि आपको जो कॉलेज मिला है आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो इन राउंड 3, तो आप कहां चले जाओगे, राउंड 3 में, और फिर चॉइस फिलिंग करोगे, आप अपग्रेडेशन के रास्ते से जाना चाहते हो। अच्छा, अब वो वाले बच्चे जिनको अपग्रेडेड अलॉटमेंट मिला है, कौन से बच्चे जिनको अपग्रेडिंग, जिन्होंने राउंड 1 में रिपोर्टिंग करी थी और राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करी है और अब उनका कॉलेज चेंज हो चुका है, तो या तो वो इस अपने कॉलेज से सेटिस्फाई हो जाएंगे, जैसे एम्स ऋषिकेश वाला बंदा था। एम्स ऋषिकेश वाले बंदे को मान लीजिए मेमसी में सीट मिल गई है और वो उस मेमसी से सेटिस्फाइड है, तो उसकी काउंसलिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। बस बट नॉट सेटिस्फाइड, अगर वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, मेमसी से भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो कह रहा है कि नहीं मुझे एक बार फिर से अपग्रेड करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एम्स ऋषिकेश जाना पड़ेगा। एम्स ऋषिकेश से मेमसी में डॉक्यूमेंट डालने पड़ेंगे, और अभी भी वो खुश नहीं है, मेमसी में भी रिपोर्टिंग की पूरी प्रक्रिया कर ली और अब वो फिर से चूज कर रहा है राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए, तो अब उसने मेमसी में रिपोर्ट कर रखा है। अब उसकी लिस्ट में कौन से दो कॉलेज बचे, एम्स दिल्ली और वीएमएमसी, ठीक है, एम्स दिल्ली और वीएमएमसी। तो राउंड 3 की काउंसलिंग में वो वीएमएमसी डाल देगा और एम्स दिल्ली नंबर 1 डालेगा, नंबर 2 वीएमएमसी डाल देगा, ठीक है। उसके बाद यदि सीट अपग्रेड हो जाती है तो उसको मेमसी से भी अपने डॉक्यूमेंट निकलवा करके वीएमएमसी में देने पड़ेंगे और उनके फीस देनी पड़ेगी जो वीएमएमसी की होगी, ये प्रोसेस होगा, ठीक है। तो जिसको अपग्रेडेड अलॉटमेंट मिलेगा वो एक बार और अपग्रेड कर सकते हैं राउंड 3, अगर सेटिस्फाइड है तो काउंसलिंग एंड हो जाएगी उसकी, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो राउंड 2 की सीट पे रिपोर्ट नहीं करेंगे, और ऐसे बच्चों के साथ क्या होगा, जो बच्चे राउंड 2 की सीट पे रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है उनको उनके स्टेट कोटा में कुछ मिल गया हो सकता है उनको ऐसी जगह पे कॉलेज मिल गया जो कभी नाम भी ना सुना हो, ठीक है, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम फेस करते हैं आफ्टर जो 15 के रैंक होते हैं, और 15 के रैंक वाले बच्चे होते हैं, वो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्या होता है ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये वाली हरकत करते हैं कौन से बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे अपने स्टेट के राउंड 1 में एडमिशन ले चुके होते हैं, मैक्सिमम ये यूपी राजस्थान साइड के बच्चे जो होते हैं उनको राउंड 1 स्टेट में कॉलेज मिल गया रहता है सबसे अच्छे। तो जितने फॉर एग्जांपल यूपी के अंदर किसी बच्चे को केजीएमसी की सीट मिल गई थी, ठीक है, केजीएमसी की सीट मिल गई, उसने
एडमिशन ले लिया यूपी के स्टेट कोटे से। उसके बाद उसने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में भी चॉइस फिलिंग कर दी बेटर कॉलेज के लिए, ठीक है। पर उसको पता चला यार, उसने ना सारे कॉलेज डाल दिए और उसको पता चला कि उसको केजीएमसी से भी नीचे का कोई कॉलेज अलॉट हो गया, फॉर एग्जांपल जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर ऑल इंडिया कोटा से अलॉट हो गया। तो वो क्या करेगा, इस सीट को जाने देगा। उसको भी पता था कि अलॉट हो गया तो मेरी सिक्योरिटी फॉरफिट होगी। अब इसको ये जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ, बट इसके पास तो केजीएमसी स्टेट में, तो ये वाली इसको सीट क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। तो जितने भी बच्चे अलॉट करवा के सीट छोड़ेंगे राउंड 2 में, इस बार उनकी सिक्योरिटी नहीं बच पाएगी, इस बार उनकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी जो 10,000 उन्होंने दे रखी है। या डीम्ड का केस है तो डीम्ड में 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। आप राउंड 3 में तो जा सकते हो, ऐसे कैंडिडेट राउंड 3 में तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट उनको रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी फीस फिर से देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना पड़ेगा, वो क्रेडेंशियल एमसीसी के आपके पास पहले से होते हैं, बस आपको फीस दोबारा देनी होती है राउंड 3 में बैठने के लिए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज बनती है आफ्टर राउंड 2 रिजल्ट्स। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई, ठीक है। अब कौन कौन से बच्चे ऐसे होते हैं जो राउंड 3 में पहुंच जाते हैं या हु आर एलिजिबल फॉर राउंड 3 अलॉटमेंट। सबसे पहले वो वाले बच्चे जिनको राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग में कोई सीट ही नहीं मिली, सबसे पहले वो वाले बच्चे जिनको कोई सीट नहीं मिली। सेकंड, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी होने की वजह से, वो बच्चे भी एलिजिबल होंगे। कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग राउंड 2 एंड अपग्रेडेशन इन राउंड 3 चूज किया था, मतलब जिन्होंने राउंड 2 में रिपोर्ट करके राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन वाला रास्ता चूज किया था, वो बच्चे भी राउंड 3 के लिए एलिजिबल रहेंगे। एंड कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड 2 बट डिड नॉट जॉइन और रिजाइन एंड एग्जिटेड आफ्टर फोरफीचर ऑफ द फीस, क्योंकि अगर आपको सीट अलॉट हुई, आपने सीट छोड़ दी थी राउंड 2 में, तो आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल तो हो, वो बात अलग है कि आपकी राउंड 2 वाली सिक्योरिटी चली गई, आपको पैसा दोबारा देना पड़ेगा, बट यू आर एलिजिबल फॉर राउंड 3 टू पार्टिसिपेट, राइट। तो अब राउंड 3 फिर से, अब राउंड 3 होगा, सारी चीजें होंगी, चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस लॉक होगा, सारी चीज होंगी। उसके बाद राउंड 3 के रिजल्ट के बाद अब आपको डिसीजन फाइनल लेना है। अब आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में जाओगे, ये तो क्लैरिटी है ही। अगर अलॉट हो जाती तब क्या करना है, हो सकता है आपको राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग में कुछ ना मिला हो, राउंड 3 में डायरेक्टली कॉलेज मिला हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो 22,500 रैंक के बच्चे रहेंगे, जिनको जहां पे राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग में कोई कट ऑफ पहुंची नहीं वहां तक, राउंड 3 में कट ऑफ ड्रॉप किया और इन बच्चों को कॉलेज मिला और ये बच्चे सेटिस्फाइड है, इनकी काउंसलिंग यहाँ खत्म हो जाएगी, ठीक है। अपग्रेडेड अलॉटमेंट, जिन्होंने राउंड 1 से राउंड 3 अपग्रेड किया है या राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेड किया है, जिनको अपग्रेडेड अलॉटमेंट मिला है, वो सेटिस्फाइड होना पड़ेगा उन्हें कॉलेज से और काउंसलिंग उनकी एंड हो जाएगी। अगर अपग्रेडेशन नहीं हुआ, ये बहुत क्रिटिकल केस है। यहाँ पर देखो, मान लीजिए आपने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के अंदर राउंड 2 में रिपोर्टिंग करके रखी है, ठीक है, और आपका अब जो है अपग्रेडेशन नहीं होता, तब क्या करना है, काउंसलिंग तो आपकी एंड होगी एंड नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन स्टेट का राउंड 3 नाउ बिकॉज आप ज्वाइंट कैंडिडेट हो। अब ध्यान से सुनिएगा, जितने बच्चे राउंड 3 एमसीसी में ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि ज्वाइन कर लेंगे, रूल ये कहता है कि जितने बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट दे आएंगे, पैसे दे आएंगे राउंड 3 की सीट पे, वो बच्चे कहीं नहीं जा सकते, फिर उनके डॉक्यूमेंट, उनको रिजाइन करने की परमिशन नहीं है, ठीक है। आप राउंड 1 में रिजाइन कर सकते हो, राउंड 2 में रिजाइन कर सकते हो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा राउंड 2 से रिलेटेड, जब एमसीसी का राउंड 2 का रिजल्ट आया, आप रिपोर्टिंग करें, सब कुछ प्रोसेस हो गया, उसके बाद स्टेट का राउंड 2 होगा, ठीक है। स्टेट का राउंड 2 आपको पता चलता है यार मुझे स्टेट के राउंड 2 में बेहतर कॉलेज मिल गया, तो एमसीसी आपको फिर से विंडो खोल देता है राउंड 2 की सीट से रिजाइन करने के लिए। आप रिजाइन करके स्टेट में जा तो सकते हो, बट आपकी जो 10,000 रुपए सिक्योरिटी है, जो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी आपने दे रखी रहेगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, फॉरफिट हो जाएगी। आप स्टेट में जा सकते हो, रिजाइन करके जा सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वहां नहीं आती है, ठीक है। तो कब क्या डिसीजन लेना है, ये तो भाई साहब एक खिलाड़ी आदमी आपको बता सकता है, इसलिए तो आप जुड़ते हो ना किसी के काउंसलिंग प्रोग्राम में। एमसीसी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, काउंसलिंग में जो आपने काउंसलर को फीस दी ना, वो इसी काम के लिए दी है, डिसीजन लेने के लिए क्या करना है, क्योंकि यू डोंट नो कि क्या डेटा है, क्या ट्रेंड है, आगे क्या पॉसिबिलिटी है। अगर कोई जेन्युइन काउंसलर की सपोर्ट में आप हो, तो वो डिसीजन मेकिंग जो आपको लेकर के देगा ना कि क्या करना है, वो उसकी सारी फीस पैसा वसूल काइंड ऑफ थिंग आपके लिए हो जाएगी वो चीज, ठीक है। इसलिए आप किसी को ज्वाइन करते हो, समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक है। सो आगे हम बात कर लेते हैं कि जितने बच्चे राउंड 3 में ज्वाइन कर चुके रहेंगे, वो अपने स्टेट के राउंड 3 में नहीं जा सकते, स्टेट के राउंड 3 में नहीं जा सकते। अब बता रहा हूं, आगे सुन लीजिए। जिनको अब, क्योंकि आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ और आप राउंड 3 में भी आपका कॉलेज क्या रह गया, एमसी रह गया, और आपके डॉक्यूमेंट वहीं पे पड़े हैं और आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, तो ये आपका फाइनल कॉलेज है। ऐसे में आप स्टेट की काउंसलिंग में भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप राउंड 3 तक का जो आपका स्टेटस है वो जॉइंट है, आप एमसी में जॉइंट हो। इसलिए जिन बच्चों का अपग्रेडेशन नहीं होगा फ्रॉम राउंड 2 टू राउंड 3, वो बच्चे जॉइंट कहलाएंगे, राउंड 3 के जॉइंट कैंडिडेट्स कहलाएंगे और राउंड 3 के नियम उन पे लागू होंगे। ऐसे बच्चे अपनी स्टेट की काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें रिजाइन करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अब ऐसे बच्चे जो राउंड 3 की सीट पे भी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, लीड्स टू सीट ब्लॉकिंग, और यहीं पे सीट ब्लॉकिंग का गेम चालू हो जाता है, वो मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। उनकी सिक्योरिटी तो फॉरफिट होगी ही होगी, साथ में एमसीसी की काउंसलिंग से भी वो बाहर हो जाएंगे, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जा पाएंगे। बट ऐसे बच्चे जो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे राउंड 3 की सीट पे, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने स्टेट के राउंड 3 में जा सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, यहां पर होता है असली खेला।
बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में एक सीट मिल जाती है, पर बच्चे अपने स्टेट के राउंड 3 के रिजल्ट का वेट करते हैं। यार काश मुझे, जैसे राजस्थान के बच्चे, यूपी के बच्चे, बहुत सारे दिल्ली के बच्चे, मेजर बेसिकली दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार के बच्चों को ही राउंड 3 का वेट होता है कि यार हमें काश हमारे स्टेट में ही सीट मिल जाए तो हम एमसीसी की सीट को छोड़ देंगे। तो जो एमसीसी की लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग लास्ट ईयर का, जैसे मैं आपको बताऊं, तो 11 से लेकर के 18 अक्टूबर तक एमसीसी के राउंड 3 की रिपोर्टिंग की डेट थी। मतलब आप 18 तारीख तक ही ज्वाइन कर सकते हो, और मैक्सिमम स्टेट के जो रिजल्ट आने थे वो 18 तारीख को ही रिलीज होने थे, या किसी का 17 को होना था, किसी का 16 और किसी का 19 को। तो जिन स्टेटों ने 18 तारीख से पहले रिजल्ट दे दिया वो बच्चे तो सीट छोड़ के चले गए, ठीक है, अपने स्टेट में चले गए। बट जिन्होंने 18 के बाद दिया, मजबूरी में इन बच्चों को एमसीसी वाली सीट पे क्या करना पड़ा, रिपोर्टिंग करना पड़ा। इसलिए लास्ट ईयर क्या हुआ था, क्योंकि राजस्थान का रिजल्ट लेट हो गया था, राजस्थान वाले बच्चों को मौका ही नहीं मिला राजस्थान में जाने का। और अब राजस्थान के जितने भी बच्चे जिनको राजस्थान के थर्ड राउंड में अलॉटमेंट आई थी ना, राजस्थान के स्टेट के थर्ड राउंड में जिनको अलॉटमेंट आई थी, वो बच्चे अपने स्टेट में रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, जिसकी वजह से राजस्थान के स्टेट वैकेंसी राउंड में, स्टेट के स्टेट वैकेंसी राउंड में सीटें चली गई भर भर के, और वो लोअर रैंकर्स को मिली। वहां तो एक खेल और भी हुआ था, मैंने राजस्थान वाली वीडियो में आपको समझाया हुआ है, खैर वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब बच्चे थे, उनको डिसीजन लेने का टाइम नहीं मिला और उन्होंने एमसीसी में रिपोर्टिंग कर दी, ठीक है। अब आ जाते हैं मेजर गेम पे। आफ्टर, यहां पर आप पढ़ सकते हो, आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 सी, यू आर नॉट अलाउड टू रिजाइन एंड यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3। अगर आपने ज्वाइन ही नहीं किया, आपको सीट अलॉट हुई, आप एग्जिट कर गए विद फोर फीचर ऑफ द सिक्योर डिपॉजिट, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आप अपने स्टेट की काउंसलिंग में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप अपने स्टेट के राउंड 3 में जा सकते हो, ठीक है। अब खेल क्या है ना, अब यहाँ पर है काउंसलिंग में बहुत बड़ा लूप होल। क्या लूप होल है, आ जाओ जरा समझाते हैं आपको। यहाँ पर आप देखिए, द गेम ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड एंड सीट ब्लॉकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, जिसको समझ में आ गई उसे सब कुछ समझ में आएगा। सीट ब्लॉकिंग क्या चीज होती है, getting more than one seat simultaneously at a same time, one in state quota, another one in all India quota, is known as seat blocking। थोड़ा सा ना मैं आपको रियल एग्जांपल से बताता हूँ। ये है सीट ब्लॉक शीट, हमें ना हर स्टेट की, हम हर स्टेट का डेटा ट्रेस करते हैं, लास्ट ईयर के मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि व्हाट इज ब्लॉकिंग। आपको समझाने के लिए हम ब्लॉक शीट बनाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं हम डेटा के नाम पे, और ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को एक डिसीजन दे सकें। लास्ट ईयर हमने, सब लोग गायब हो गए थे, सब लोग, जितने भी फेक क्लेम्स आपको मिले कि हम यूट्यूब पे एंड तक सपोर्ट करेंगे, सब बातें उनकी फर्जी निकली। जैसे ही उन्हें बिजनेस मिल गया काउंसलिंग करने के लिए, वो लोग यूट्यूब से गायब हो गए, ठीक है। जैसे ही उन्हें बिजनेस मिल गया ना, बिजनेस मिल गया, बच्चे एनरोल हो गए उनकी पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में, उसके बाद वो यूट्यूब से गायब हो गए। जो वादा उन्होंने यूट्यूब की ऑडियंस से किया था, वो वादा उन्होंने नहीं पूरा किया, ठीक है। सो खैर, किसी को ट्रोल नहीं करते हैं, वो उनका कर्म है, वो जाने, ठीक है। मैं आपको हमारी चीज बता रहा हूँ। लास्ट ईयर स्टे वैकेंसी राउंड के बाद तक भी हमने वीडियोस बना करके गाइड किया था, और लास्ट ईयर हम ही थे जिन्होंने ये बताया था कि भाई साहब इस बार स्टे वैकेंसी राउंड में जाने में रिस्क है। हमारी बात मान के बहुत सारे बच्चों ने राउंड 3 की काउंसलिंग में ही सीट ली थी और उन्हें एंड में फायदा हुआ था, ठीक है। जबकि 2023 में उल्टा था, 2023 में स्टे में जाने में फायदा था। आप ध्यान से सुनिएगा क्या चीज होती है सीट ब्लॉकिंग। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये राजस्थान का डेटा है, ये ऑल इंडिया रैंक लिखी है, जैसे 1650, 2380, 3545 रैंक, ये सब ऑल इंडिया रैंक लिखी है बच्चों की। इस रैंक ने राजस्थान के राउंड 2 में, जो स्टेट का राउंड 2 था, उस वहां पे कौन सी कॉलेज में एडमिशन ले रखा था, और इसको ऑल इंडिया की तीसरे राउंड में कौन सी सीट मिली थी, डॉक्टर बीएससी की। एंड सेम पूरा पूरा सीट दे रखा है कि इसको, इसके पास राजस्थान में आरयूएचएस की सीट थी, और सेम टाइम पे इसके पास ग्रांड मेडिकल कॉलेज, जो कि बॉम्बे में बहुत अच्छा कॉलेज है, उसकी सीट थी। ये हो गई सीट ब्लॉकिंग, मतलब एक बच्चे को एक टाइम पे दो कॉलेज, एक स्टेट कोटे में, एक ऑल इंडिया कोटा में। अब क्योंकि एमसीसी ने कोई ऐसा नियम नहीं दे रखा है, या एनएमसी ने कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं दे रखी है कि जो बच्चे स्टेट में एडमिशन ले चुके हैं वो क्रॉस चॉइस फिलिंग नहीं करें, ऐसा कोई रूल नहीं है, तो बच्चे तो भाई सब चॉइस फिलिंग करेंगे ही करेंगे ना। राउंड 3 की काउंसलिंग में बच्चे चॉइस फिलिंग करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, ताकि उन्हें और बेहतर मिल जाए, बेहतर मिल जाए, बेहतर मिल जाए। जितने बच्चे स्टेट के अंदर सेटल हो चुके होते हैं, वो बच्चे इस तरीके की भी हरकत करेंगे। आप देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। इस बच्चे के पास जेएलएन अजमेर की सीट थी राजस्थान के राउंड 2 में। इस बच्चे ने ऑल इंडिया के राउंड 3 से भी सेम सीट अलॉट कराई। भाई जब आपके पास जेएलएन अजमेर किसी स्टेट में है, तो आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जेएलएन अजमेर फिर से क्यों फिल कर रहे हो, मेरे को तो समझ में नहीं आता। इसको बोलते हैं सीट ब्लॉकिंग। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हरकत करते हैं, सीटों को ब्लॉक कर देते हैं राउंड 3 की काउंसलिंग में, जिसकी वजह से नुकसान होता है लोअर रैंकर्स को। अब क्या है, अब क्योंकि ये सीट ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है, ब्लॉक हो गई, तो एक सीट कहां जाएगी, स्टे वैकेंसी राउंड में जाएगी। स्टे वैकेंसी राउंड में अभी मैं बताऊंगा कि सीट ब्लॉकिंग से क्या फायदा होता है। कुछ बच्चों को एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है, मैं वो भी समझाऊंगा, और कुछ लोग जानबूझ करके स्टे वैकेंसी राउंड में जाते हैं अच्छे कॉलेज के चक्कर में, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो ये समझो कि सीट ब्लॉकिंग आपको समझ में आई कि स्टेट के राउंड 2 के एडमिटेड कैंडिडेट्स, ना ही केवल राजस्थान के, यूपी के भी, हरियाणा के भी, दिल्ली के भी, बिहार के भी, हर जगह के बच्चे, जितने बच्चे अपने स्टेट के राउंड 2 में एडमिशन ले चुके होते हैं, वो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में भी चॉइस फिलिंग करते हैं, ठीक है। चॉइस फिलिंग कर दी। अब क्योंकि इन बच्चों की रैंक बहुत अच्छी है, तो इनको ऑल इंडिया में भी अच्छे कॉलेज मिलेंगे, टॉप कॉलेजेस मिलेंगे।
अब जब इनको राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा में अलॉटमेंट आई, इन्होंने कॉलेज को कंपेयर कर लिया, यदि उनके कॉलेज से बेहतर निकला तो वो ऑल इंडिया की सीट पे जाकर रिपोर्ट कर देंगे और स्टेट की सीट को छोड़ देंगे, स्टेट की सीट आगे चली जाएगी। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, अपने स्टेट में ही सेटल रहते हैं और ऑल इंडिया की सीट को आगे जाने देते हैं, जिसकी वजह से स्टे वैकेंसी राउंड में भर भर के सीट चली जाती है। ठीक है, लास्ट ईयर 450 सीटें स्टे वैकेंसी राउंड में चली गई थी। उससे पहले अगर आप देखोगे तो 906 सीटें स्टे वैकेंसी राउंड में चली गई थी आउट ऑफ 10,000 सीट्स। ठीक है, मतलब सीधा सीधा 10% सीटें, 9 से 10% सीटें स्टे वैकेंसी राउंड में बच जा रही हैं ड्यू टू सीट ब्लॉकिंग। अब इससे नुकसान पता किसका हुआ, जिस बच्चे ने ऑल इंडिया के राउंड 3 में अलॉटमेंट लिया उसे तो एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड में केवल वही बच्चा जा सकता है जिसको राउंड 3 में कोई अलॉटमेंट तक भी नहीं है और जिसने ना अपने स्टेट में एडमिशन लिया ना ऑल इंडिया में एडमिशन लिया। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल कौन से बच्चे हैं, जिनको कहीं कुछ नहीं मिला और राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा में अलॉटमेंट नहीं आनी चाहिए, अलॉटमेंट भी आई है तो भी आप बाहर हो, भले आपने एडमिशन लिया या नहीं लिया। या तो आप स्टेट स्टेट 1 2 3 राउंड में किसी भी राउंड में आपने एडमिशन ले रखा है, या मतलब आपका जो ज्वाइनिंग है वो स्टेटस ज्वाइनिंग वाला, आपका कॉलेज का स्टेटस क्या है, ज्वाइनिंग वाला। अगर आपने कहीं पे भी ज्वाइन कर रखा है या आपको ऑल इंडिया के राउंड 3 में अलॉटमेंट आई थी तो आप ऑल इंडिया के स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते। ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड के लिए केवल वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जिन बच्चों को कोई अलॉटमेंट नहीं आई राउंड 3 में और उन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया। कहाँ हो सकता है उसने राउंड 1 में फ्री एग्जिट कर दिया हो, राउंड 2 में एग्जिट विद 4 फीचर कर दिया ऑल इंडिया में, उससे फर्क नहीं पड़ता। राउंड 3 में कोई अलॉटमेंट नहीं आना चाहिए स्ट्रे में जाने के लिए। ठीक है, स्ट्रे में जाने के लिए ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कोई अलॉटमेंट नहीं आना चाहिए और आपका कहीं पे एडमिशन नहीं होना चाहिए, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स किसी कॉलेज में नहीं होने चाहिए, एडमिशन का स्टेटस नहीं होना चाहिए आपका, तब आप स्ट्रे में आ सकते हो। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे इंटेंशनली स्ट्रे में आते हैं, क्योंकि यहां पर आप देखिए क्यों आ जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देखते हैं। अब क्या है कि बच्चों को पता है सीट ब्लॉकिंग हो रही है, सीट ब्लॉकिंग हो रही है तो कुछ लोअर रैंकर्स वाले बच्चे भी अच्छे कॉलेजेस के चक्कर में स्टे वैकेंसी राउंड के लिए रुक जाते हैं। नहीं तो आप खुद सोचो, यहां पर आप जैसे यहां पर देख सकते हो, चलो ग्रांट मेडिकल कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं, ये जनरल कैटेगरी का डेटा है लास्ट ईयर का। जो कॉलेज 2-2,500 रैंक पे मिल रहा था, जिसका राउंड 3 में नेगेटिव शिफ्टिंग हुआ, यानी कि आप देख रहे हो 690 राउंड 2 गया, 692 राउंड 3 चला गया, मतलब कट ऑफ ऊपर चली गई। वो वाला कॉलेज लास्ट राउंड में सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने रह गए, लिमिटेड। एमसीसी ने जो एडमिशन ले चुके थे, अपने स्टेट में सेटल हो गए थे, ऑल इंडिया के राउंड 3 में अलॉटेड थे, सब बाहर हो गए, बच्चे बच्चे लिमिटेड। ठीक है, और सीट चली गई बहुत सारी ब्लॉकिंग की वजह से। तो अनफेयर एडवांटेज उन बच्चों को मिल गया जो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए इंटेंशनली रुक गए। बट ये वाली रिस्की होती है, रिस्क लेना है या पता चलता है कितना रिस्की है, ये उसी टाइम पता चलता है। कई बार हम लोग भी कैंडिडेट को रोक लेते हैं स्टे वैकेंसी राउंड में जाने के लिए, कई बार की कैंडिडेट की कंडीशन ही ऐसी होती है कि नहीं सर एनसीआर में ही रहना है, मैं दूर नहीं जा सकता हूं, जबकि उसे कॉलेज दूर दराज के राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3, तो वो लिमिटेड चॉइस फिलिंग करता जाता है, उसे कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता। पहले 3 राउंड की काउंसलिंग में डायरेक्टली स्टे में कॉलेज लेता है और उसे पता चलता है कि उसे उसी रैंक पे बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया। ठीक है, तो ये बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर बच्चे कैसे रुक जाते हैं, कैसे सीट मिल जाती है, सीटें आती कैसे, बच कैसे जाती है और मिल कैसे जाती है। तो ये तरीका होता है, इस तरीके से आप देखिए अनफेयर एडवांटेज है या नहीं है। मतलब जिस बच्चे की बेचारे की 5,000 रैंक होगी और राउंड 3 में एडमिशन लिया होगा, वो एक लोअर कॉलेज में होगा, जबकि ये 8-8,500 रैंक वाले बच्चे को बेटर कॉलेज है। अनफेयर एडवांटेज आप देखिए, मैसूर मेडिकल कॉलेज होगी, कर्नाटक का टॉप कॉलेज है, राउंड 4 में सिग्निफिकेंटली उसकी कट ऑफ ड्रॉप कर गई। जिपमर कराईकल आप देख सकते हो, राउंड 4 में सिग्निफिकेंटली कट ऑफ ड्रॉप कर गई। मतलब जो बच्चे इंटेंशनली स्ट्रे के लिए रुक गए थे उनको अनफेयर एडवांटेज यहाँ पर मिला सीट ब्लॉकिंग की वजह से। सोचिए यदि सीट ब्लॉक ही ना होती, अगर स्टेट के राउंड 2 के एडमिटेड कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया राउंड 3 में चॉइस फिलिंग करने की परमिशन ही ना होती, तो वो बच्चे सीट ब्लॉक कैसे करते। अब एमसीसी को यहाँ पे नियम में बदलाव करने की बहुत बहुत जरूरत है। ठीक है, ये नियम पिछले 2 साल से नहीं बदले गए हैं, इस साल नियम बदलेंगे तो हम आपको बता देंगे डेफिनेटली। ठीक है, चैनल से तो जुड़े रहना ही है। तो ये चीज आप समझ लो कि कैसे स्टे वैकेंसी राउंड में लोअर रैंकर्स को भी अच्छी सीटें मिल जाती हैं। पहले तो सीट ब्लॉक होती है राउंड 3 में, वो सीट ब्लॉक करके आगे चला जाता है, बच्चा आगे नहीं जाता, बच्चे लिमिटेड ही रह जाते हैं जिनको कहीं पे कोई अलॉटमेंट नहीं है और कहीं पे एडमिशन नहीं है, मतलब राउंड 3 में अलॉटमेंट नहीं है ऑल इंडिया के और एडमिशन नहीं, वो बच्चे लिमिटेड बच्चे गए, सीटें चली गई बहुत सारा, तो लो रैंक पे भी बेटर कॉलेज मिल गया। ये तरीका है। अब क्योंकि ब्लॉक करने वाले टॉप रैंकर्स होते हैं इसलिए टॉप कॉलेजेस की सीट आगे आती है। आप देखोगे कि एम्स मदुरई की सीटें आगे जा रही हैं, टोपी वाला नायर हॉस्पिटल जो कि बॉम्बे का वन ऑफ द फेमस हॉस्पिटल है, फेमस मेडिकल कॉलेज है, वो भी 10,000 रैंक पे अलॉट हो रहा है। आप देखिए ये चीज है, जो राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग में 682 पे क्लोज हो रहा था, वो अचानक से 10-15 नंबर नीचे ड्रॉप कर गया। ठीक है, तो इतना अनफेयर एडवांटेज मिलता है उन कैंडिडेट्स को जो सीट ब्लॉकिंग या काउंसलिंग के नियम में कमियां निकाल करके जाते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर तो ये एडवांटेज बहुत कम मिला, 2023 में तो बहुत ही बुरा हो गया था, 906 सीटें चली गई थी 2023 में। जो बच्चे अवेयर थे ना, जिनको पता था सीट ब्लॉक होगी, वो बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड के लिए रुक गए थे। अब यदि सोचिए यदि सारे ही बच्चे इंटेंशनली स्टे वैकेंसी राउंड के लिए रुक गए, एक जरूरत से ज्यादा स्टे वैकेंसी राउंड में रुक गए बच्चे, तो क्या होगा, नेगेटिव शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सीट तो लिमिटेड आनी है, बच्चे ज्यादा रुक गए तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे, फिर वो लास्ट राउंड की काउंसलिंग होगा। तो कितना रिस्क है वर्सेस रिवॉर्ड कितना है, ये कैलकुलेशन ऑन द स्पॉट डायनेमिक एनालिसिस से होता है, जहां पे हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो भी अच्छे काउंसलर्स हैं उनको पता होता है कि क्या चीज होने वाली, क्या जो लोग डेटा ट्रेसिंग करते हैं, सब लोग नहीं करते, मैं बता रहा हूँ 99% ऑफ द पीपल वो डेटा एनालिसिस पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला होता है आपको वहां से। ठीक है, सो वो आपको जज करना है कि आपको क्या किसके साथ कब जुड़ करके करना है। ठीक है, चीजों को रिसर्च करके प्रॉपर करिएगा। मैंने आपको वो चीज समझा दी है जो शायद
पब्लिक डोमेन में आकर के कोई बताता भी नहीं है, गुप्त गुप्त तरीके से हर कोई यही चाहता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टेट वैकेंसी राउंड में आए ताकि उसे मैक्सिमम एडवांटेज मिल जाए, ठीक है। वो अनफेयर एडवांटेज बोला जाता है उस चीज को, ठीक है। अगर सब बच्चों को नॉलेज है और कैलकुलेशन करके जा रहे हो, रिस्क देखिए राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 की काउंसलिंग तक, क्योंकि 6 राउंड की काउंसलिंग, 3 स्टेट की हो जाएगी, 3 ऑल इंडिया की, मैक्सिमम बच्चों को सेटल हो जाना चाहिए। वो बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड केवल उन बच्चों के लिए होना चाहिए जिनको कहीं पे कोई सीट अभी तक मिली ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। वो बच्चे डिजर्व करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड की सीट। अब आप देखिए, क्या इस 15,000 वाले बच्चे को क्या राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 की काउंसलिंग में कोई कॉलेज ना मिलता? 100% मिलता, बस उसने छोड़ा, नहीं लिया कॉलेज। 11,000 रैंक वाला बच्चा स्टे में क्या कर रहा है? 7-8 हजार रैंक वाला बच्चा क्या कर रहा है, जबकि उसको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से ही ठीक कॉलेज मिलने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो उसने अनफेयर एडवांटेज कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज को ही टारगेट करते हुए लिया। अब ये भी नहीं कोई पता, आपको पहले से नहीं बता सकता कि किस कॉलेज में सीटें आगे खाली आएंगी, ठीक है। ब्लॉक शीट बना करके अंदाजा तो लगाया जा सकता है, बट एक्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। नंबर ऑफ सीट का तो कैलकुलेशन हो सकता है। लास्ट ईयर हमने बता दिया था, स्टे वैकेंसी राउंड से पहले ही सीट ब्लॉकिंग की शीट आपको दे दी थी, और ये बता दिया था कि जो 2023 में 906 सीटें हुई थी, इस बार आधी सीटें स्टे वैकेंसी राउंड में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि राजस्थान के काउंसलिंग नियम कुछ इस तरीके के थे जो बच्चों को सीट ब्लॉक नहीं करने के फेवर में थे, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। ये फर्स्ट सेशन था मेरा यूट्यूब के ऊपर काउंसलिंग से रिलेटेड। गवर्नमेंट, देखिए इंडिया में कोई ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बचा है जहां पे एलसीएस ने स्टूडेंट ना भेजा हो या एलसीएस का स्टूडेंट जुड़ा ना हो हमसे, ठीक है। तो हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर आज एक एलसीएस का स्टूडेंट आपको जरूर मिलेगा जो काउंसलिंग में हमसे किसी ना किसी रूप में जुड़ा हुआ था, ठीक है। सो वी नो कि एंड में क्या होता है, कैसे इमोशनल अनस्टेबिलिटी हो जाती है, कैसे आप डिसीजन लेने में चूक कर देते हो, और बहुत सारे केसेस बनते हैं, बहुत सारे केसेस बनते हैं जहां पे आप फंसोगे। कहां कहां फंसोगे, एग्जांपल से बताता हूं, चलो मैं आपको। अब राजस्थान की जो पेमेंट सीट है ना बॉस, वो 55,000 रैंक तक राउंड 3 में मिलती है, बट राउंड 1 की काउंसलिंग में वो 40,000 रैंक तक मिलती है राजस्थान की पेमेंट सीट, ठीक है। अब ये बच्चा जो 40,000 रैंक पे बैठा है, इसको सरकारी सीट तो कहीं नहीं मिलनी, ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं। तो ये बच्चा क्या करता है, जिसकी 45,000 रैंक है, या फिर 50, फॉर एग्जांपल चलो 45 मत पकड़ो, इसकी 53,000 रैंक है, ठीक है। अब इसको राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग में राजस्थान में पेमेंट सीट के भी चांसेस नहीं है, बट होप है कि हाँ यार लास्ट ईयर के हिसाब से राउंड 3 में मुझे सीट मिल सकती है। बट इतनी देर में इस बच्चे की कर्नाटका वाली सीट भी निकल रही होगी, केरला वाली सीट भी निकल रही होगी जो प्राइवेट की रहेगी, और इसकी यूपी वाली सीट भी निकल रही होगी। तो यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ जाता है। यदि ये बच्चा कर्नाटका में जाके एडमिशन ले लेता है, तो फिर ये अगर बाद में यहाँ पे सीट मिलेगी भी तो रिजाइन करके आ नहीं सकता, ठीक है। बहुत लॉस होगा उस चीज में। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में फंसता है आदमी कि भाई साहब करना क्या है, ठीक है। वहां पे आपको एक प्रोफेशनल काउंसलर या एक्सपर्ट काउंसलर हेल्प कर सकता है, ठीक है। आगे हम बढ़े, यदि काउंसलिंग के इस तरीके का रिजल्ट आता है, काउंसलिंग आप देख सकते हो, ये स्टे वैकेंसी राउंड का लास्ट ईयर का रिजल्ट है। आप देख सकते हो कितने टॉप कॉलेज मिले हैं लोअर रैंकर्स को, ठीक है। जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर 11,770 रैंक पे जीएसपीएम ही मिला हुआ है। जिपमर किराईगल की सीटें मिली है 12-13,000 रैंक पे। जो कॉलेज 5-6 रैंक पे क्लोज हो जा रहे थे राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग में, वो आगे के राउंड्स में जाकर के लोअर रैंकर्स को मिले, ठीक है। कैसे मिले मैंने समझा दिया। अनफेयर एडवांटेज है, यदि आज काउंसलिंग का नियम बदल जाए, सीट ब्लॉकिंग बंद हो जाए, तो अनफेयर एडवांटेज इस तरीके का नहीं मिलेगा, मतलब जिसकी जैसी रैंक उसको वैसा कॉलेज मिलेगा। तो मैंने आपको ट्रांसपेरेंटली सारी चीजें बता दी कि कैसे काउंसलिंग में चीजें वर्क करती है। अब थोड़ा सा स्टे वैकेंसी राउंड की एलिजिबिलिटी के बारे में भी बता देता हूं डिटेल में। कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर स्टे वैकेंसी राउंड, हु आर नॉट एलिजिबल। अब बात हो रही है हु आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड, भाई जिसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया वो कैसे एलिजिबल होगा, वो एलिजिबल नहीं होगा। कैंडिडेट जिसने कोई ज्वाइन कर रखी है सीट एट द टाइम ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड, या तो आपने स्टेट में कोई सीट ज्वाइन कर रखी है या ऑल इंडिया में कोई सीट ज्वाइन कर रखी है, तो भी आप स्टे के लिए एलिजिबल नहीं हो। कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन राउंड 3 ऑफ एमसीसी, अलॉटेड वर्ड है यहां ध्यान से पढ़िएगा, अलॉटेड। अगर आपको सीट अलॉट हुई, आपने ज्वाइन करी या नहीं करी, तब भी आप जो है स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऑल कैंडिडेट्स नॉट फॉलिंग अंडर अबव मेंशन कैटेगरी आर एलिजिबल, इसके अलावा बाकी सब बच्चे एलिजिबल है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिसने करना है वो कर सकता है। डीम का ऑप्शन भी आप स्टे वैकेंसी राउंड में बाद में ऐड कर सकते हो यदि आपको लगता है यार गवर्नमेंट मिला तो ठीक। अब पता है क्या, कई बार रैंक बॉर्डर पे आ जाती है, बॉर्डर पे आ जाती है मतलब मान लीजिए आपकी 25,000 रैंक है, लास्ट ईयर मान लीजिए 25,000 रैंक आपकी थी, 25,220 क्या थी ऑल इंडिया की जनरल की कट ऑफ थी, ठीक है। आपकी 25,000 रैंक है, अब आपको रिस्क है कि यार मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, तो क्या करूं, यदि नहीं मिला तो मैं तो खाली हाथ रह जाऊंगा। तो ये बच्चा क्या करता है, पहले सारे गवर्नमेंट के कॉलेज जचा देता है, और लास्ट स्टे वैकेंसी राउंड में डीम्ड में 2 लाख रुपए जमा करा के सिक्योरिटी को डीम्ड के भी ऑप्शन नीचे डाल देता है, ठीक है। तो लास्ट ईयर 220 गई, यानी कि इसको अगर इसने सारे गवर्नमेंट कॉलेज डाले होंगे तो इसको एक सीट अलॉट हुई होगी, बट इसने लिमिटेड गवर्नमेंट कॉलेज डाले होंगे और फिर डीम्ड डाल दिया होगा तुरंत बाद ही, तो उसको डीम्ड की सीट मिल गई होगी। तो लास्ट कई बार आपको लास्ट में अपनी स्ट्रेटेजी को क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है कि लास्ट में डीम्ड के ऑप्शन हम ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप डीम्ड के ऑप्शन बाद में ऐड कर सकते हो एमसीसी की काउंसलिंग में, ठीक है। सो देखो इतना वास्ट टॉपिक है ये, इतने सारे केस बन सकते हैं कि मैं एक वीडियो में इसको कवर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप आज मैंने आपको बेसिक रूल समझा दिए, काउंसलिंग में क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो बता दिए, बहुत डिटेल में बता दिया, नियमों में कमियां क्या है वो भी बता दी। तो यदि एमसीसी का कोई ऑफिशियल मुझे सुन रहा है तो भाई नियमों में जो क्या है चेंज करो, सीट ब्लॉकिंग को प्रिवेंट कर लो, बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है उससे, ठीक है। अनफेयर एडवांटेज मिलता है, लोअर रैंकर्स को अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं और अपर रैंकर्स को बेकार कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके के अनफेयर एडवांटेज है। अब क्या है कि डेटा शेयर किया जाता है सेंटर एंड स्टेट आफ्टर राउंड 3 की काउंसलिंग। क्या होता है ना, जब सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके होते हैं स्टेट को ऑल इंडिया कोटा में, तो अब डेटा शेयर हो जाता है आपस में ज्वाइंट कैंडिडेट्स का, उनको स्टे वैकेंसी राउंड के अलॉटमेंट प्रोसेस से पहले बाहर कर दिया जाता है। मान लीजिए आपने राजस्थान के राउंड 3 में ज्वाइनिंग कर रखी है, ठीक है। अब
क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड में अगर मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग कर भी दी तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका डेटा एमसीसी के पास है। राजस्थान की काउंसलिंग अथॉरिटी बता चुकी रहेगी एमसीसी को कि भाई साहब आप तो जॉइंट कैंडिडेट हो, और जितने भी जॉइंट कैंडिडेट रहेंगे वो चालाकी से चॉइस फिलिंग कर भी देंगे तो आप एलिजिबल, आपको अलॉटमेंट आएगा ही नहीं। ठीक है, लास्ट ईयर भी कुछ बच्चों ने इस तरीके की हरकत करी थी बट उन्हें कोई अलॉटमेंट नहीं आया। ठीक है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो एमसीसी के पास आ जाता है और एमसीसी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी को दे देती है कि भाई इस बच्चे ने एमसीसी में ज्वाइन कर रखा, आप इसको स्टेट की काउंसलिंग से बाहर कर दो। अब ध्यान रखिएगा, अब जो स्टे वैकेंसी राउंड हुआ, ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड हुआ, यहाँ पे जिन बच्चों को अलॉटमेंट आई ना बॉस, अलॉटमेंट आई आपको, तो आप अपने स्टेट के स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर हो जाओगे, क्योंकि एमसीसी का लास्ट ईयर नोटिस आया था वीडिंग आउट ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन एमसीसी स्टे वैकेंसी राउंड। मतलब क्या है, जिन बच्चों को एमसीसी के स्टे वैकेंसी राउंड में कोई अलॉटमेंट आया उसे आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग से बाहर कर दो, स्टेट की स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर कर दो। और यही कारण बना था कि हरियाणा के अंदर लास्ट राउंड की कट ऑफ जो थी वो ड्रॉप कर गई थी सिग्निफिकेंटली, राजस्थान की लास्ट राउंड की कट ऑफ जो थी वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर गई थी, बिहार की काउंसलिंग तो लेट ही चल रही थी, वो तो महान अनुभव लोग हैं, ठीक है, महान लोग हैं वो तो, उनकी काउंसलिंग इतनी लेट चल रही थी, जब एमसीसी का स्टे वैकेंसी राउंड चल रहा था तो उनका तीसरा राउंड भी नहीं हुआ था ठीक से। ठीक है, तो बिहार का मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा आपको कि बिहार कैसे डिस्टर्ब करता है। बिहार की वजह से ऑल इंडिया कोटा में सीट ब्लॉकिंग होती है, कट ऑफ हाई जाती है, बहुत सारे बच्चों को नुकसान होता है, क्योंकि बच्चों को स्टेट में जब ऑप्शन नहीं मिल रहा होता सेटल तो बच्चे रिस्क ना लेकर के ऑल इंडिया में सेटल हो जाते हैं टाइम से। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम होता है, इसलिए स्टेट की कट ऑफ तो चली जाती है लास्ट राउंड में बहुत ज्यादा लो, और ऑल इंडिया की कट ऑफ को इंपैक्ट करते हैं बिहार के कैंडिडेट्स, और बहुत हाई डेंसिटी बिहार के कैंडिडेट्स की देखी जाती है। ठीक है, सो ये सारी चीजें थी काउंसलिंग के बारे में। एक इंपॉर्टेंट, इफ अ कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन स्टे वैकेंसी राउंड, अच्छा अब कोई बच्चा यदि उसको स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हो जाती है और वो तब भी ज्वाइन नहीं करता है, जाकर के रिपोर्टिंग नहीं करता है, तो उसके साथ क्या होगा, उसको नेक्स्ट साल के यानी कि 2026 के नीट से उसे क्या कर दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। यानी कि जिन बच्चों ने पिछले साल स्टे वैकेंसी राउंड में कोई सीट अलॉट करा ली थी और ज्वाइन करने नहीं गए थे, उन बच्चों को इस साल के नीट के सेशन से डिबार कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज है, पूरी काउंसलिंग का मैंने आपको गेम समझाया। अब आ जाते हैं आपसे थैंक यू सो मच बोलने की बारी। किसी को एनरोलमेंट कराना है पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में, आप समझ ही चुके हो कि हमारी जरूरत कैसे पड़ेगी, क्यों पड़ेगी। ठीक है, डेफिनेटली हम फीस डिजर्व करते हैं उस काम की, अपने टाइम की वैल्यू डिजर्व करते हैं, यदि किसी को चाहिए वो चीज, क्योंकि हमारे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में सबसे पहले तो प्रीमियम डेटा का एक्सेस मिलता है आपको। ठीक है, पिछली बार हमने क्या किया था, पिछली बार हमने ना टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा काफी सारा दे दिया था, तो हमारे पेड बैच के बच्चे नाराज हो गए थे कि सर फिर हमने पैसे क्यों दिए आपको। ठीक है, तो वो चीज हम इस साल नहीं कर रहे हैं, किसी को भी ऑफेंड नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे पेड प्रोग्राम में के अंदर है, डेटा का एक्सेस केवल उनके पास रहेगा। आई एम सॉरी, जितना पॉसिबल होगा वो मैं टेलीग्राम पे डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊं। और एक चीज डेटा से रिलेटेड बता देता हूं, डेटा आपका बहुत सारा काम सॉल्व कर सकता है, बट हाँ, जो डेटा इस साल डायनेमिक प्रिपेयर किया जाएगा 2025 का, वो ज्यादा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा आपको। ब्लॉक शीट आपको बहुत हेल्प करेगी, मेरिट लिस्ट के एनालिसिस, प्रिडिक्शन, काउंसलिंग में प्रिडिक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आगे फ्यूचर में सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, इस चीज पे आपका करंट ज्वाइनिंग का स्टेटस डिपेंड करता है कि आप ज्वाइन जाके करोगे या नहीं करोगे, या फ्री एग्जिट करोगे, अपग्रेड करोगे, या क्या करोगे। ठीक है, तो ये सब चीजों को मैनेज करने के लिए अकेले से करने की कोशिश मत करिएगा। इट्स इजी, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हम लोगों ने रखा है। यदि कोई ज्वाइन होना चाह रहा है, प्रोसेस फॉर आपको अप्रोच कैसे करना है मैं नियम बता देता हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, ठीक है, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि भाई साहब ये हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में, यदि आपकी इच्छा हो तो ज्वाइन करिएगा, उसके बाद सारी चीजें अपनी होती रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप इस तरीके की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि सारे डाउट बिना से दिए सॉल्व हो जाएंगे, या हम आपके सभी डाउट्स का हम कोशिश करते हैं कि हम रिप्लाई कर दें, ठीक है, बट वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होती है कि हम अपने पेड क्लाइंट्स को ही सपोर्ट प्रायोरिटी पे दे सकते हैं। कोशिश हम करते हैं, यूट्यूब पे हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक रीच आउट कर सके, जितना हेल्प हो सके करें, बट एक लिमिटेशन हमारी भी है, वो भी आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, सो आपको स्क्रीन पे नंबर दिए, ईमेल आईडी दिए, सारी इंक्वायरी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल की यदि नीड होगी वो हम डिसाइड करेंगे कि कॉल की नीड है या नहीं है। यदि आपको नीड होगी तो हम आपका केस सुनकर डिसाइड करेंगे कि क्या सच में नीड की जरूरत है या नहीं है। कॉल पे बात करने की, कॉल पे बात होगी, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें डिस्कस होंगी। उसके बाद यदि आपका मन करे आप ज्वाइन करिए, नहीं मन करे तो फिर आप फ्री सोर्सेज से ही ज्ञान लेते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,